हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार रिवीजन पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको निशा मैम के 120 रूल्स का शॉर्ट एंड स्मार्ट वर्जन दूंगी, सिर्फ 75 रूल्स में। ये आपको आपके सभी एसएससी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा और ये क्लास आपको क्विक रीजन के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी देगी। इस वीडियो के एंड तक आपको लगेगा कि ग्रामर अब बिल्कुल क्या हो गई आपके लिए इजी। ओके स्टूडेंट्स, क्लास को एंड तक देखिएगा। और स्टूडेंट्स, एक बात और, हमने OWS आइटम फ्रेजेस सभी क्लासेस कर चुके हैं, वो भी क्विक रिवीजन के साथ आप जाकर देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, हमारी इस क्लास की PDF वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर PDF को एक्सेस कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। अभी हमारा पहला रूल है डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। ठीक है, ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर वर्ब से फॉलो होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ईच स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड। इज किससे इज ईच के साथ कौन सी वर्ब लगी है? इज लगी है, सिंगुलर वर्ब लगी है। ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब लगी है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये समझना है, ईच एंड एवरी के साथ वर्ब कौन सी लगती है? सिंगुलर, इज वर्ब लगती है। ये समझ लिया। अब आगे है सेंटेंस वन में, ईच किसका फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? एडजेक्टिव का। ठीक है, और सेंटेंस सेकंड में ईच परफॉर्म कर रहा है फंक्शन प्रोनाउन का। अब ऐसा कैसे हो सकता है? एक सेंटेंस में ईच एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक सेंटेंस में ईच प्रोनाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव का क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मॉडिफाई कर रहा है नाउन या प्रोनाउन को। यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन क्या है? मतलब करता है, यहाँ पे नाउन है स्टूडेंट, वो उसको मॉडिफाई कर रहा है, स्टूडेंट को ही कर रहा है, तो यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है। और सेकंड वाले में क्या है? सिंगुलर वर्ब यूज हुई है और काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का। सॉरी, सेकंड वाले में वो काम किसका कर रहा है? प्रोनाउन का। और वो प्रोनाउन का काम कैसे कर रही है? क्योंकि जो ईच है उसने खुद को ही क्या, जब यहाँ पे ईच के साथ हमेशा नाउन आता है, जब ईच के साथ नाउन ना हो तो ईच खुद को ही क्या बना लेता है? नाउन बना लेता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो ईच है वो एज अ प्रोनाउन फंक्शन कर रहा है। इन सिंपल वर्ड हम समझेंगे, ईच एडजेक्टिव है क्योंकि वो स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है। ईच प्रोनाउन है क्योंकि नाउन की जगह खुद आया है। जब भी ईच के साथ नाउन नहीं होगा तो ईच खुद ही नाउन बन जाएगा। ठीक है, दोनों में सिंगुलर वर्ब इजी यूज हुई है। ईच कैन प्ले द रोल ऑफ बोथ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। ईच हम एज अ प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव भी, लेकिन एवरी सिर्फ एज अ एडजेक्टिव ही यूज होता है। एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, एवरी इज यूज एज अ एडजेक्टिव। ठीक है, वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। एवरी ऑफ माई स्टूडेंट इज़ वेरी टैलेंटेड। अभी हमने क्या देखा कि जो एवरी है वो किसको करता है? सिर्फ एडजेक्टिव को। तो नीचे वाला सेंटेंस तो एग्जाम्पल में प्रनाउन बन रहा है, एवरी तो प्रनाउन को फॉलो करता ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक ही चीज़ को, एडजेक्टिव को ही फॉलो करता है। ठीक है, इसलिए सेकेंड वाला इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। ईच किसके लिए यूज होता है? दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए। एवरी कभी भी दो चीजों के लिए नहीं होता, हमेशा दो से ज्यादा के लिए ही होता है। ठीक है, एक के लिए दोनों में से कुछ यूज नहीं होता। ईच दो के लिए हो जाता है, पर एवरी दो के लिए भी नहीं होता। और मोर देन टू तो इनमें दोनों में ही होगा। ठीक है, लेकिन हम एवरी को एग्जैक्टली टू थिंग्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कभी करना भी हो तो एवरी रिप्लेस हो जाता है बोथ से। ठीक है, फिर हम एवरी की जगह बोथ लिखते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझिएगा, ईच दो या उससे ज़्यादा के लिए इंडिविजुअल पे फोकस करता है, एवरी सिर्फ दो से ज़्यादा के लिए ग्रुप पे फोकस करता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, क्लास की सिचुएशन समझते हैं। ठीक है, जैसे कि ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ पेन, हर स्टूडेंट को एक एक पेन रिसीव हुआ, अलग अलग हुआ, तो किस पे ईच किस पे फोकस कर रहा है? इंडिविजुअल पे। लग ईच ही रहा है पर वो पर इंडिविजुअल की बात कर रहा है।
नेक्स्ट में है एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज इंटेलिजेंट, मतलब कि सारे स्टूडेंट्स, सिर्फ दो की बात नहीं हो रही, सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, मोर देन टू की बात हो रही है तो एवरी किसके लिए का, ग्रुप के लिए। आगे है यूज्ड ओनली फॉर एग्जैक्टली टू, बोथ तो हमेशा दो के लिए लगता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है बोथ एंड नॉट कैन नॉट बी यूज टुगेदर, बोथ और टुगेदर एक साथ कभी भी नहीं आते। ठीक है, हम बोथ एंड टुगेदर की जगह क्या, सॉरी बोथ एंड नॉट एक साथ कभी भी नहीं आते, तो उसकी जगह हम नाइदर एंड नॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गिविंग टू गोइंग टू विजिट दिस प्लेस। बोथ और नॉट क्या है, सेंस नहीं बनेगा इनका, नाइदर और नॉर आएगा। मतलब ऐसा होता बोथ राम एंड श्याम, ऐसा नहीं होगा, नाइदर राम नॉर श्याम, नाइदर और नॉर का यूज होगा जब हम आगे है दिस इज अ वॉर विच बोथ साइड्स कैनॉट विन, बोथ और कैनॉट साथ नहीं आएगा, ये आएगा दिस इज अ वॉर विच नाइदर साइड कैन विन, ये ऐसी लड़ाई है दोनों में से कोई भी नहीं जीता। नाइदर हमें क्या बनाता है, नेगेटिव स्टेटमेंट बनाता है, दो लोगों के लिए या दो चीज़ों के लिए। ठीक है, एक टाइम पे वो दो लोग या दो चीज़ों के लिए, जैसे इन्होंने वॉर वाली लाइन में बनाए हुए दो चीज़ों को नाइदर के साथ कनेक्ट करके नेगेटिव सेंटेंस बनाया है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। आगे रूल 3 है यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं हु, होम, विच एंड दैट, कहाँ कहाँ कैसे, अभी देखते हैं। हु एंड होम आर मेनली यूज फॉर पीपल, हु और होम किसके लिए यूज होगा, लोगों के लिए। दिस प्रोनाउंस कैन बी यूज रेफर टू एनिमल्स, एनिमल्स के लिए भी होता है हु एंड होम, लेकिन डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, द विटनेस होम आई इंटरव्यू गेव कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस। विटनेसेस कौन है, पीपल है एक, तो उसके लिए क्या यूज हुआ, होम का यूज हुआ। वैक्यूम स्केयर्ड अवर डॉग रॉकी हु वाज स्लीपी ऑन द रग, डॉग रॉकी। अब जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनके नाम होते हैं क्या, नहीं होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स के ही नाम रखे गए होते हैं घर पे। तो डॉग रॉकी क्या पेट के लिए यूज हुआ, इसके साथ भी हु का यूज हुआ। हु एंड होम किसके लिए यूज है, पीपल्स के लिए या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए। अब विच किसके लिए यूज होता है, नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जैसे विनीता विजिटिंग द पार्क विद द डॉग, कौन सा डॉग, घर का बाहर का कुछ नहीं पता ना, तो डॉग के साथ क्या आया, विच आया, तो ये एनिमल के लिए यूज हुआ। द वॉर्म विच किल 15 पीपल, बॉम्ब, बॉम्ब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो विच क्या आया, उसके साथ आया, नॉन लिविंग थिंग के साथ आया। दैट किसके लिए यूज होता है, लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए। जैसे कि द कार दैट, कार क्या है, चीज ही है ना, थिंग ही है एक। द म्यूजिशियन दैट, म्यूजिशियन क्या है, एक पर्सन है, उसके साथ दैट लगा। द डॉग दैट इज चेजिंग द स्क्वायर्स बिलोंगिंग टू ब्रिजेश, डॉग एक एनिमल है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये नोट है एक, ऑल, ओनली द सेम, ये जितने भी वर्ड हैं ये, और सुपरलेटिव डिग्रीज भी, ये सारे क्या करते हैं, वाई दैट ओनली, इनके साथ हमेशा दैट ही लगेगा। ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं ऑल, ओनली, द ओनली वगैरह वगैरह और नथिंग एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, ये किससे फॉलो होंगे, दैट से। इधर हु एंड विच नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखो, ऑल हु केम हेयर वर वेलकम, ऑल दैट केम, हु केम नहीं आएगा, दैट केम से ही होगा। ऑल के साथ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करोगे आप, दैट, एनी के साथ भी दैट, यू कैन टेक एनी बुक दैट यू लाइक, विच यू लाइक नहीं आएगा, दैट यू लाइक। द ओनली, शी इज द ओनली गर्ल हु हेल्प मी, शी इज द ओनली गर्ल दैट हेल्प मी, द ओनली के साथ क्या आएगा, दैट आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये सारी एग्जाम्पल हैं, ये द सेम की एग्जाम्पल हैं। दिस इज द सेम पेन दैट आई लॉस्ट येस्टरडे, नन दैट अटेंडेड द क्लास अंडरस्टूड द टॉपिक। ठीक है, ये वर्ड्स जो ऊपर दिए हुए हैं अभी सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी दैट ही आएगा। दिस इज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन, दैट आई हैव सीन। ठीक है, तो इसके साथ क्या आया, दैट आया। अभी हमने अभी अभी देखा कि विच, होम, हु, ये सब नहीं आएगा।
ओके, हमारा रूल 4 है, देयर आर 3 टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। 3 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इसे हम ईज़ी वे में समझेंगे। ये थोड़ा लेंथी रूल होता है, पर हमने इसे बहुत कम टाइम में और बहुत ईज़ी वे में किया है। जैसे कंडीशन पॉसिबल टू फिल, एक कंडीशन ऐसी होती है जो मतलब मुमकिन होती है, जो पॉसिबल होती है। एक ऐसी होती है इन थ्योरी पॉसिबल टू फिल, मतलब वो जो इमेजिनेशन में पूरी करना फिल होती है। कंडीशन नॉट पॉसिबल टू फुलफिल, एक कंडीशन ऐसी होती है जो फुलफिल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि टू लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। पहले हो सकती थी पर अब नहीं हो सकती। ये 3 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस है। सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें एक शर्त और उसका परिणाम होता है। पहले तो कंडीशनल सेंटेंस क्या है वो देखा है हमने, ठीक है। इफ क्लॉज क्या था? इफ क्लॉज में था, इफ क्लॉज क्या होता है वो, मतलब कंडीशनल सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे नरेशन के 2 होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ऐसा। उसी तरह कंडीशनल सेंटेंस के भी 2 पार्ट हैं, इफ क्लॉज, मेन क्लॉज। बताती हूँ कैसे। टाइप 1 क्या है? रियल कंडीशन है, मतलब जो पॉसिबल हो सकती है, पॉसिबल है जिसे फिल करना। कंडीशन पॉसिबल इन प्रेजेंट और फ्यूचर, जो अभी भी पॉसिबल हो सकती है, फ्यूचर में भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। इफ क्लॉज क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा, मेन क्लॉज विल, कैन, मे। अभी समझते, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में दिया हुआ है इफ इट रेन्स, रेन्स तक ये क्या है? इफ क्लॉज है। वी विल स्टे एट होम, ये क्या है? इसका मेन क्लॉज है। मतलब इफ क्लॉज मतलब अगर होता, इफ का मतलब अगर बारिश होती, अगर बारिश होगी तो हम कहाँ रहेंगे? घर पर रहेंगे। बारिश होगी, ये तो इफ क्लॉज हो गया। बात क्या है? बारिश होगी तो क्या होगा? हम घर पे रहेंगे, ये वो बोल रहे हैं, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड, हाँ ठीक है, वर्क तो हार्ड कर रहे हैं पर होगा क्या उससे? यू कैन पास द एग्जाम, मेन क्लॉज है कि आप उसे एग्जाम को पास कर लोगे, ठीक है, कर सकते हो। तो जो फर्स्ट वाला होता है ना, जो चीज़ें पॉसिबल होती हैं उनमें इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होता है और मेन क्लॉज विल, कैन, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखिएगा। आगे है टाइप 2, अनरियल कंडीशन। जो चीज़ अनरियल हो, ठीक है, नॉट रियल बट पॉसिबल इन इमेजिनेशन, रियल नहीं है लेकिन इमेजिनेशन में पॉसिबल है। फॉर्म इफ क्लॉज इसका उसका सिंपल प्रेजेंट में था, नॉट रियल वाले का सेकंड टाइप का इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में होगा, और मेन क्लॉज वुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल है इफ आई वर रिच, हाँ अगर मैं रिच होता तो क्या करता? आई वुड बाय अ बिग हाउस, तो मैं क्या खरीदूंगा? क्या खरीदूंगा? बड़ा हाउस, ठीक है। इफ शी स्टडीड शी कुड पास द एग्जाम। आई होप समझ आ गया। अब थर्ड वाले में क्या होता है? इम्पॉसिबल कंडीशन होती है। कंडीशन कौन सी है? पास्ट कंडीशन दैट कैन नॉट बी चेंज, पुरानी मतलब पिछली कंडीशन जो अभी चेंज हो ही नहीं सकती है। इसका इफ क्लॉज होता है पास्ट परफेक्ट में, और मेन क्लॉज होता है वुड, कुड, माइट हैव। यहाँ से वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनमें से कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ ही हैड स्टडीड, ये पास्ट परफेक्ट आया। ही वुड पास द एग्जाम, मेन क्लॉज में क्या आया? वुड हैव। यहाँ पे मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव पास द एग्जाम। अगेन नोट है, द गिवन रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन ए केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तब ये वाला केस नहीं लगेगा, ठीक है। इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स, ये तो पता ही है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा तो वो बॉयल ही करेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा इस केस में। अवर रूल 5 इज द जनरल रूल फॉर यूजेस ऑफ अ फ्रेज वन ऑफ द। अब हम देखेंगे वन ऑफ द जो फ्रेज होती है उसका यूज़ किस वे में किया जाता है। वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस दैट हु एक्स्ट्रा प्लस सिंगुलर प्लूरल वर्ब, ठीक है। एक सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। आफ्टर वन ऑफ द, नाउन मस्ट ऑलवेज बी प्लूरल, ठीक है। नाउन क्या होगा? हमेशा प्लूरल होगा। कब प्लूरल होगा? वन ऑफ द के बाद में, वन ऑफ द बाद में नाउन हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि हम ग्रुप में से चुन रहे हैं। ग्रुप में से ही चुनते हैं जब हम बोलते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द वर्ड, ऐसा ऐसा। लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी,
ग्रुप में से चुन रहे हैं इसलिए प्लूरल क्या होगा, नाउन मस्ट बी प्लूरल, नाउन प्लूरल होगा लेकिन जो वर्ब होगी हमारी वो सिंगुलर होगी। रिलेटिव प्रोनाउन हु दैट विच इज एब्सोल्युटली क्रूशियल हेयर, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो कैसे, व्हेन द रिलेटिव प्रोनाउन who that is not used if one of a noun is actually the subject of a verb, then we use singular verb। जब one of the noun क्या होता है, subject होता है, मतलब who that का यूज जब नहीं होगा, जब रिलेटिव प्रोनाउन जो हु दैट है उनका यूज नहीं होगा तो वो जो नाउन है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, तो जब वो सब्जेक्ट बन गया तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखो, देर आर मैनी वर्ड्स ऑन द ट्री, वन ऑफ अ वर्ड इज अ रेड। अब वन ऑफ द वर्ड क्या बन गया, ये तो सब्जेक्ट बन गया ना, तो इसके साथ हमने कौन सी वर्ब यूज की, सिंगुलर वर्ब यूज की। नेक्स्ट है हमारा, अगर वन ऑफ द के साथ अगर वो सब्जेक्ट नहीं बना, वो सब्जेक्ट कब नहीं बनेगा, जब हम हु एंड दैट का यूज करेंगे। ठीक है, पहले वाले में हमने हु दैट का यूज नहीं किया था तो वो सब्जेक्ट बन गया था वन ऑफ द, फिर वो सिंगुलर वर्ब यूज की। सेकंड वाले में हम हु दैट यूज कर रहे हैं और वन ऑफ द के साथ क्या आ रहा है, मतलब वन ऑफ द नाउन सब्जेक्ट नहीं बनेगा, फिर तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। समझिए एग्जाम्पल से, दिस इज वन ऑफ द वर्ड दैट फ्लाई, वन ऑफ द वर्ड आया तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके साथ हमने क्या यूज की, प्लूरल वर्ब यूज की। ठीक है, जैसे इधर भी, शी इज वन ऑफ अ मदर हु आर रियली वर्किंग हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट, आर आया, प्लूरल वर्ब का यूज किया हमने। ठीक है, तो क्यों किया यूज प्लूरल वर्ब का, क्योंकि यहाँ पर हम हु दैट का यूज कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब यूज होगी, वो सब्जेक्ट तो बना नहीं, अगर सब्जेक्ट बनता फिर नहीं होता। हमारा रूल 6 है, इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर प्लस यूनिट प्लस नाउन, अगर नंबर यूनिट और एडजेक्टिव एक ही सेंटेंस में होंगे तो हम क्या लेते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ यूनिट लेते हैं। ऐसे समझने है क्या, एग्जाम्पल देखो, ही सा 10 इंच स्नेक, 10 इंच का स्नेक देखा, नंबर आया 10, यूनिट आया इंच, एडजेक्टिव आया स्नेक, आ गया। तो यूनिट किसका आया, नंबर यूनिट प्लस, सॉरी नाउन, नंबर यूनिट प्लस नाउन आया, नाउन आ गया तो वो क्या दिखा रहा है, सिंगुलर यूनिट दिखा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, नोट, नंबर प्लस यूनिट इन अ सेंटेंस, तो अब हम सिंगुलर यूनिट विल बी यूज इन नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तब प्लूरल यूनिट आता है। एग्जाम्पल से समझिए, ही हैड 5 डजन, उसके पास कितने डजन हैं, 5 दर्जन है, तो ये वो खुद के लिए थोड़ा बोल रहा है, वो तो किसी और की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या आ गया, सिंगुलर यूनिट आ गया। लेकिन आई हैव 5 रुपीज़, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे पास 5 रुपए हैं, तो क्या होगा, प्लूरल यूनिट आ गया। ठीक है, जब अपनी बात करेंगे, सेल्फ एक्सप्लेन कुछ करेंगे तो प्लूरल आएगा, अगर किसी और की बात हो रही है तो सिंगुलर आएगा। वन ऑफ द के साथ, सॉरी, नंबर प्लस यूनिट प्लस नाउन या ऑब्जेक्टिव के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब की यूज किया जाता है। प्लूरल का तभी किया जाता है जब खुद एक्सप्लेन करो। हमारा रूल 7 क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मनी, स्पीड, वेट, हाइट एंड डिस्टेंस व्हेन यूज्ड और कवर्ड इन अ वन वे, जब ये चीज़ें एक वे में होती है तब सिंगुलर वर्ब आती है, और जब ये चीज़ें वेरियस वे में होती हैं तब क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। एग्जाम्पल से समझिएगा, 10 miles नीड्स टू बी कवर्ड कम्प्लीटली ऑन फुट, सीधा सीधा बता रहा है कि जो 10 माइल्स का रास्ता है उसको बाई फुट हमने कवर करना है, सीधी सीधी बात बोल दी। तो नीड्स आया, कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब, एस लगा है ये मत सोचना प्लूरल वर्ब है, नीड्स के साथ अगर एस लगा तो वो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, 10 माइल नीड टू बी कवर्ड, सेकेंड वाली है, पार्टली बाय कार एंड रेस्ट ऑन फुट, आधा हमें कार से करना है और जो रह जाएगा आधा रास्ता 10 माइल के आगे, 10 माइल का रास्ता है, आधा कार से ट्रैवल किया, तो जो आधा रह गया वो हमें फुट से करना है, मतलब ये दो वे में बात कर रहा है, पहले कार से फिर फुट से, तो यहाँ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ प्लूरल वर्ब नीड आई हुई है।
नेक्स्ट रूल है हमारा, कुछ केसेस हैं कंपैरिजन के, ठीक है। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन ऑल मेटल्स, इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि गोल्ड एक मेटल है और वो ऑल मेटल्स के साथ, ऑल मेटल्स में भी तो गोल्ड आएगा, वो खुद का कंपैरिजन खुद के साथ ही कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड देखो, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल्स, मतलब किसी और मेटल से वो ज़्यादा प्रीशियस है, तो ये करेक्ट है क्योंकि वो खुद को किसी और से कंपेयर कर रहा है। लुक एट द वर्ब टू एग्जाम्पल, ये वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि वो खुद को कंपेयर कर रहा है खुद से, इसलिए गलत है, और वो खुद को जब दूसरे मेटल से कर रहा है तो वो करेक्ट है। वही सेम एग्जाम्पल देखो आगे थर्ड वाली, कालिदास वॉज अ मोर फेमस देन ऑल इंग्लिश पोइट्स। कालिदास फेमस है किन से? ऑल इंग्लिश, जो अदर देन ऑल अदर जो इंग्लिश पोइट्स हैं उनसे। कालिदास वॉज मोर फेमस देन ऑल पोइट्स, और कालिदास फेमस है किन से? सभी पोइट्स से। सभी पोइट्स में तो कालिदास भी आते हैं ना, मान के चलो इंग्लिश पोइट्स में कालिदास नहीं आते, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी। पर ऑल पोइट्स में तो वो आएंगे, हिंदी वाले भी आएंगे, इंग्लिश वाले भी आएंगे, सभी आएंगे, तो ये इनकरेक्ट हो गई। थर्ड वाली स्टेटमेंट एग्जाम्पल करेक्ट है। अभी 9 वाला, सिंस एंड फॉर का यूज देखना हमें, ठीक है। प्रपोजिशन सिंस फॉर कहाँ लगती है? For and since use when where the speaker wants to talk about something that started in the past and continue in the present। तब बात करते हैं कोई चीज़ पहले स्टार्ट हुई है और अभी प्रेजेंट में चल रही है। जब वो चीज़ चल रही है तो हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर किसकी बात करेगा? टाइम और स्पेस की, ठीक है। जैसे कि कितने सेकंड्स हुए, कितने मिनट्स, आवर्स, डेज, ये सब कौन बात करेगा? फॉर। मतलब अमाउंट ऑफ डज नॉट नीड टू बी एग्जैक्ट, वो एग्जैक्ट ना भी हो तो भी चलेगा। देखो नीचे लिखा हुआ फॉर इज यूज फॉर ड्यूरेशन, फॉर ड्यूरेशन को बताता है, मतलब कितने सेकंड हुए, कितने मिनट हुए। और मिनट्स हमारे क्या बताते हैं? सॉरी, सिंस क्या बताता है? सिंस बताता है पॉइंट ऑफ स्टार्ट, कि ये स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एक मिनट। एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीन हेयर फॉर 6 months एंड स्टिल कैनॉट स्पीक अ वर्ड ऑफ जर्मन। ये यहाँ कब से है? ड्यूरेशन बता रहा है, तो फॉर आया कि ये यहाँ 6 month से है, फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम आया, ठीक है, तो ये करेक्ट है। मतलब ये 6 महीनों से यहाँ के रह चुका है, लेकिन इसे यहाँ की जर्मन में रहता है तो जर्मन का एक वर्ड तक नहीं बोल पाता। आई हैव ओनली नोन हर सिंस द बिगिनिंग ऑफ लास्ट टाइम, मतलब उसे ये नहीं पता कि अभी क्या पीरियड ऑफ टाइम है या आगे क्या है, उसे बस इतना पता कि पॉइंटिंग क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इसलिए सिंस आया है। बिगिनिंग ऑफ लास्ट वीक, मैं जब लास्ट वीक की बिगिनिंग हुई थी तब से मैं उसे जानती हूँ या जानता हूँ। तो हमें पॉइंट ऑफ स्टार्ट पता है, आगे का हमें कुछ नहीं पता। जब पॉइंट ऑफ स्टार्ट पता होता है तो क्या आता है? सिंस आता है। वही लिखा हुआ है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, सिंस पॉइंट इन टाइम के लिए यूज होता है। ओनली द परफेक्ट टेंस और इज यूज बिफोर सिंस एंड व्हेन दे डू नॉट टाइम। सिर्फ परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही यूज होते हैं सिंस एंड फॉर के पहले, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 8 AM, तो ये क्या यूज़ हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ हुआ, तो इसमें क्या आया? सिंस आया। आई हैव हैड दिस वॉच सिंस 1965, 1965 से मेरे पास ये घड़ी है, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट रूल 10 है हमारा, when two action occur in a past the action happened earlier is denoted by using past perfect tense and which happen is denoted by simple past tense, ठीक है। दो एक्शन है वो दोनों ही पास्ट में हुए हैं, ठीक है, दो एक्शन दोनों ही पास्ट में हुए हैं, तो हम कौन कौन से पास्ट टेंस में लिखेंगे देखते हैं।
पहले ट्रिक भी लिखी हुई है याद करने की। जब दो पास एक्शन पास्ट में हुए हों, जो पहला हुआ हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, जो बाद में हुआ हो उसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। क्योंकि दोनों को पास्ट परफेक्ट टेंस में तो नहीं लिख सकते, या दोनों को सिंपल पास्ट टेंस में तो नहीं लिख सकते, फिर तो वो सुपर फ्लॉ करेगा ना, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, पहले हम देखो एग्जाम्पल देखो, ही हैड फिनिश द वर्क आफ्टर वी हैड मीट हिम। तो यहाँ पे दोनों में क्या यूज किया है, सिंपल पास्ट यूज किया है ना। तो लेकिन ये आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हैड फिनिश हैड मीट हैड मेट ये दोनों गलत हो गए, हैड तो ये इनकरेक्ट हो गया। ही फिनिश द वर्क, उसने काम को खत्म किया, आफ्टर वी हैड मेट हिम, उनके मिलने से पहले, ठीक है। तो फिनिश्ड आया और एक में हैड मेट आया, दोनों, एक क्या आया पास्ट परफेक्ट टेंस आया और एक सिंपल पास्ट टेंस आया। इसलिए नीचे वाला करेक्ट है, ऊपर वाला गलत है। और नीचे वाली एग्जाम्पल पेशेंट वाली भी सेम है। रूल 11 है हमारा, हम पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं किसके पहले, जेरेंड के पहले। माई, अवर, हिज, हर, देयर, यूअर, ये क्या है हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिवनेस दिखाते हैं। माई कार, अवर हाउस, मेरी गाड़ी, मेरा घर, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो जेरेंड क्या होता है हम वो देखेंगे। जेरेंड एक नाउन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जेरेंड एक्ट एज अ नाउन, नाउन के पहले पोजेसिव आता है, ठीक है। दैट्स वाई जेरेंड के पहले भी पोजेसिव एडजेक्टिव लगता है। समझ लो नाउन है, जैसे हम नाउन जब भी लिखते हैं उसके पहले पोजेसिव आता ही आता है, तो सेम यही इसके पहले भी क्या ही आएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा। एग्जाम्पल देखो, आई होप यू डोंट माइंड मी वॉरिंग योर कार, ठीक है। डोंट माइंड मी तो नहीं आएगा। आई होप यू डोंट माइंड माई वॉरिंग योर कार, ठीक है। माई वॉरिंग का देखो, इन अबव एग्जाम्पल नोटिस है, तो ओनली डिफरेंस इज मी एंड माई। डिफरेंस किसका, पूरा सेंटेंस दोनों सेम है, बस मी और माई का डिफरेंस है। माई क्या है, पोजेसिव फॉर्म है किसकी, आई की, आई और मी, ठीक है। पोजेसिव फॉर्म ऑफ अ प्रोनाउन आई और मी की। अच्छा अच्छा, बस इतना ही है ये, ठीक है। तो ये क्या बताया है, मी और माई का ही डिफरेंस है। तो यहाँ क्या आएगा, माई बोरिंग यूर कार। माई क्यों आया, क्योंकि वो पोजेसिव फॉर्म ऑफ अ प्रोनाउन है आई और मी का। नेक्स्ट रूल है हमारा लॉ ऑफ इन्वर्जन। पहले देखेंगे इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन होता है, नॉर्मली इंग्लिश का सेंटेंस कैसे होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और जब उसका रिवर्स कर दो तो वो इन्वर्जन बन जाता है, ठीक है। सिंपली इन्वर्जन होता है इस तरह, एग्जाम्पल दिए, माई स्टूडेंट आर वर्किंग वेरी हार्ड, ये क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस हुआ। तो जब हम इसके रिवर्स कर देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आता है सब्जेक्ट से, तो क्यों आता है, एक स्पेशल अफेक्ट देने के लिए आता है, तो वो इन्वर्जन सेंटेंस बन जाता है। दो टाइप के होते हैं, एक पार्शियल इन्वर्जन होता है, एक कंप्लीट इन्वर्जन होता है। स्ट्रक्चर क्या रहता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब, फिर आगे आगे ऐसे, ठीक है। नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटिफुल प्लेस, ऐसा हम आई से स्टार्ट करते थे, पर हमने नेवर हैव से किया, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्जन है। इन द गिवन एग्जाम्पल इन्वर्जन को यूज़ किया गया है कि उसने पूरी अपनी इन्वर्जन को यूज़ किया गया है कि उसने पूरी लाइफ में इतनी ब्यूटीफुल जगह कभी नहीं देखी, ठीक है। तो इन्वर्जन मैक्सिमम टाइम एडवर्ब से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, रियरली डिड ही गो देयर, क्या लगा पहले, एडवर्ब लगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल व्यू, एडवर्ब आया पहले, तो इतना याद रखिएगा इन्वर्जन में पहले जनरली क्या आता है, एडवर्ब का यूज किया जाता है। एंड वेन एवर द एडवर्ब इज फॉलोड बाय अ हेल्पिंग वर्ब वी कॉल दैट अ पार्शियल इन्वर्जन। और जब वो एडवर्ब किससे फॉलो हो रही होती है, हेल्पिंग वर्ब से, अगर वो एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब से फॉलो हो रही है तब हम उसे पार्शियल इन्वर्जन बोलते हैं। और कंप्लीट इन्वर्जन में वो किससे फॉलो करती है, मेन वर्ब से। एग्जाम्पल देखिए, हेयर
कम्स द किंग, एडवर्ब आया और मेन वर्ब आया, तो ये क्या है, कंप्लीट इन्वर्जन है। उसके बाद है देयर गोज ऑल योर मनी, एडवर्ब प्लस मेन वर्ब। ओके, ये समझ तो आ गया ना आपको कि इन्वर्जन होता है रिवर्स वाला सेंटेंस, मतलब उल्टा सेंटेंस। जैसा हम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, जनरली ये दो टाइप के होते हैं, पार्शियल और कंप्लीट इन्वर्जन, और मैक्सिमम टाइम एडवर्ब से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, रूल 13 है हमारा, whenever we use normal places like, जब हम नॉर्मल प्लेसेस की बात करते हैं, स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, बाकी आप पढ़िए आगे, मतलब ये चीज़ें जिसके लिए वो बनी होती है, फॉर विच दे आर विंग मेड। स्कूल किसके लिए बना है, पढ़ने के लिए बना है, कॉलेज पढ़ने के लिए बना है, चर्च प्रे करने के लिए बना है, मतलब प्रिजन कैदियों को डालने के लिए बना है, टेम्पल मतलब लोगों को पूजा करने के लिए बना है। ठीक है, ये सब पता चल गया कि ये मतलब हम एक प्राइमरी यूज होता है। द आर्टिकल द इज नॉट यूज बिफोर दैम, तब यहाँ पे द आर्टिकल नहीं लगता। बट वेन दीज प्लेसेस आर यूज फॉर सेकेंडरी पर्पज, जब हम इनका सेकेंडरी पर्पज करते हैं, प्राइमरी पर्पज हो गया जिस चीज़ के लिए बना है वही काम करना, सेकेंडरी पर्पज मतलब बना किसी और पर्पज, बना उस चीज़ के लिए ही और काम भी वही कर रहा है, पर आप वहाँ जाके कोई अलग तरह का काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो द लेगा अपने साथ। समझाती हूँ, एग्जाम्पल देखो, चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे, हाँ स्कूल बच्चों के जाने के लिए ही बना है, तो प्राइमरी पर्पस। ही गोज टू टेम्पल, वो टेम्पल गया, प्राइमरी पर्पस। आगे हिज होम इज जस्ट बिसाइड द टेम्पल, उसका घर कहाँ पे, टेम्पल की साइड में है, तो ये सेकेंडरी पर्पस है। मतलब वो ऐसा नहीं कि अब वो टेम्पल उधर बन गया है, वो ऐसा नहीं कि उसके घर के लिए बनाया गया है, पर वो है क्या, एक सेकेंडरी पर्पस है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पर्पस। वही लिखा हुआ है कि प्राइमरी पर्पस वो होता है जिस चीज़ के लिए बनाया होता है, सेकेंडरी पर्पस वो होता है जिस चीज़ के लिए रेफर्स टू एनी वर्क अदर देन फॉर विच दे आर बिंग मेड, जिस चीज़ के बनाया गया उससे थोड़ा अलग काम करना। एग्जाम्पल देखो, ही गोज टू टेम्पल, इट मीन ही गोज देयर टू वर्शिप, वो वर्ष प्रार्थना करने जा रहा है। ही गोज टू द टेम्पल, द टेम्पल आया, मतलब वहाँ लिखा होगा टू टेम्पल द टेम्पल, टू टेम्पल आया तो मतलब नॉर्मल जा रहा है प्राइमरी पर्पस के लिए, टू द टेम्पल मतलब इट मीन्स ही गोज देयर टू डू एनी वर्क अदर देन वर्शिप, मतलब वो वर्ष प्रार्थना के अलावा कुछ और काम करने जा रहा है वर्शिप पे। कोई डोनेशन, मतलब डोनेशन भी एक तरफ का प्रार्थना में ही आ गया। कोई ऐसा हो सकता है मंदिर के स्ट्रक्चर को देखने जा रहा हो, इस तरह का कुछ कि आगे क्या काम करना है क्या नहीं करना, कोई ऐसा हो सकता है। whenever adverb like no sooner, hardly, scarcely, ये सारे जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में लग जाता है तो इनके साथ क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, देखो अब आगे, हार्डली हैड आई बिगिन टू स्पीक व्हेन आई वाज इंटरप्टेड। ठीक है, अभी देखो नीचे नोट लिखा हुआ है, एडवर्ब हार्डली, स्कैर्सली, वेयरली, जब भी ये वर्ब आएंगे ये किससे फॉलो होंगी, व्हेन, इनके साथ क्या लगेगा, व्हेन लगेगा। और जब नो सूनर आएगा तो उसके साथ देन लगेगा, उसके साथ व्हेन नहीं लगेगा। एग्जाम्पल में भी यही है, हार्डली हैड आई बिगिन टू स्पीक व्हेन आई वाज इंटरप्ट, हैड के साथ क्या लगा, हार्डली के साथ व्हेन, और स्कार्सली के साथ भी व्हेन लगा, पर नो सूनर के साथ क्या लगा, व्हेन नहीं लगा, देन लगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इन एडवर्ब के साथ देन लगेगा और इनके साथ व्हेन लगेगा। अभी हमारा नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, इसको सिंपल वर्ड्स में समझाया हुआ, वहां से समझते हैं। अच्छा, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ sentence is a person or thing that receive the action of a verb. It answer the question whom or what. There are certain verbs which are always followed when object.
ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये हमेशा ऑब्जेक्ट से फॉलो होते हैं, ठीक है। हमें यहाँ बताना क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस बताना। ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है कि जो पर्सन या थिंग यूज हो रही है वो क्या एक्शन ऑफ अ वर्ब रिसीव कर रहा है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। सम वर्ब ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्ट। कुछ वर्ब अपने साथ क्या लेती हैं, वो ऑब्जेक्ट लेती ही लेती हैं। इफ़ देर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं फिर, ठीक है। ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। क्या है इसमें, हिमसेल्फ किसका फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ही एंजॉयड हुम, आगे क्वेश्चनिंग भी तो हो रही है कि कहाँ एंजॉय कर रहा है वो, पार्टी में, ठीक है। देर आर सर्टन वर्ड विच आर नॉट फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये कुछ वर्ड दिए हैं, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, वर्थ, मूव, रेस्ट, हाइड, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से वो नहीं होते, फॉलो नहीं होते हैं। जो फॉलो होते हैं वो ऊपर लिखे हुए हैं, जो नहीं होते हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में दिया गया है, समझना होगा। अगर मतलब वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार रीड कीजिए तो अच्छे से समझ आएगा। अभी नेक्स्ट रूल है हमारा, सर्टेन वर्ड्स विच आर नेवर फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये वही हैड, हाइड, कीप, स्टॉप, टर्न, शेव, वाथ, ये कुछ वर्ड हैं जो कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो नहीं करता। जैसे कि ही हाइड इन द केव, ही हाइड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, हिमसेल्फ नहीं आएगा क्योंकि हमें पता है हाइड एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ क्या नहीं लेता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता, तो हाइड हिमसेल्फ गलत हो जाएगा, नीचे वाला सही हो जाएगा। कीप यूर सेल्फ क्वाइट, पता है यूर सेल्फ, कीप अपने साथ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नहीं लेता, तो कीप क्वाइट ये आंसर होगा। स्टॉप यूर सेल्फ फ्रॉम टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग होगा क्योंकि वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता। आगे रूल 17 है, जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़े होते हैं, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, ठीक है। मतलब इन बहुत सारे वर्ड लिखे हैं, उन वर्ड से जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तब वर्ब एग्री किसके साथ करती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब तब एग्री करती है। रा एग्जाम्पल है इसकी, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ठीक है। जो राम है और उसके दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया, मार्केट जा रहे हैं वो, तो इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। फ्रेंड्स तो ज़्यादा है, प्लूरल है, तो फ्रेंड्स के साथ कुछ और आती, प्लूरल वर्ब आती, पर सिंगुलर आया क्योंकि वो किसी फर्स्ट सब्जेक्ट को ही फॉलो करती है। द टीचर अलोंग विद द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट हैज़ गॉन ऑन अ ट्रिप। द टीचर सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो वर्ब कौन सी आई, सिंगुलर आई क्योंकि टीचर को फॉलो कर रहे हैं। सीता एंड नॉट हर ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल, सीता सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आई। मतलब वर्ब जब लगेगी तो फर्स्ट वाले को देख के, फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के लगेगी। सब्जेक्ट दो होंगे तो वर्ब किसको देख के लगेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के यूज होगी। आगे है डिफरेंस बिटवीन सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, एडवाइस, एडवाइस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, बिलीव, बिलीव, मतलब सेम साउंड है पर एक एडवाइस नाउन है, एक एडवाइस वर्ब है। वो कैसे हैं वो हम देखते हैं। सम वर्ड्स लुक और साउंड सिमिलर बट देयर रोल इन अ सेंटेंस इज डिफरेंट। देखने में तो सेम है लेकिन रोल अलग है। नाउन होता है नेम ऑफ अ थिंग, आइडिया, ठीक है। अगर कोई चीज़, मतलब कोई चीज़ होना या किसी चीज़ का विचार होना, और एक्शन होता है, आपको पता ही है, वर्ब, कोई एक्शन करना, कोई चीज़ करना, उसे वर्ब कहते हैं। आई एडवाइस यू टू प्रैक्टिस अ लॉट सिंस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब वो क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, एडवाइस कर रहा है किस चीज़ के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। फिर वो बोल रहा है कि जो प्रैक्टिस कर लोगे तब वो आपको क्या बना देगी, एक परफेक्ट मैन बना देगी। तो यहाँ पे ये वाला एडवाइस और ये क्या है, वर्ब है,
ये वर्ब एज अ वर्ब यूज हुआ एडवाइस और प्रैक्टिस। फिर जो अगला प्रैक्टिस है ये क्या है, ये एज अ नाउन यूज किया। आगे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 19 वाला रूल है प्रोनाउन का केस। 3 तरह के प्रोनाउन होते हैं, 3 केसेस होते हैं प्रोनाउन के। प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, केसेस 3 होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव केस। ठीक है। अब सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, जो एक्शन कर रहा होता है, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट यूज होता है जो एक्शन कर रहा होता है। ऑब्जेक्टिव में एज अ ऑब्जेक्टिव यूज होता है जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। और पोजेसिव केस में पोजेसिवनेस, ऑनरशिप शो होती है। ठीक है। प्रोनाउन है, अभी हमारा प्रोनाउन का चार्ट है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस आई हुई, ऑब्जेक्टिव केस आई का मी बन जाएगा, वी का अस बन जाएगा। ये सब तो आपको पता ही है। पोजेसिव माई का माइन, अवर का अवर्स, यू का यू ही रहेगा, यूअर का यूअर्स हो जाएगा, ही का हिम, फिर हिज, फिर शी का हर, इट का इट्स, दे का देम से देयर, देयर से देयर्स। ठीक है। ये तो अपने सबसे पहले यही पढ़े होंगे जब भी कभी ग्रामर पढ़ी होगी। ठीक है। अभी हम सब्जेक्टिव केस में देखते हैं। सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, कंपैरिजन किसके बीच में होता है, यहाँ पे लिखा होगा, एक मिनट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कंपैरिजन। ही इज टॉलर देन आई। ठीक है। दोनों सब्जेक्टिव हैं, ही भी सब्जेक्टिव है, आई भी सब्जेक्टिव है। तो मी सब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ देखो मी सब्जेक्टिव है, यहाँ लिखा हुआ है, सारे लिखे। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। आई क्या है, सब्जेक्टिव है। ठीक है। और ही भी देखो क्या है, ही भी सब्जेक्टिव है, यहाँ लिखा हुआ है। ही और आई के बीच में हुआ है, सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव के साथ कंपैरिजन हुआ है। पहले आपको ये याद करना है सब्जेक्टिव कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। ठीक है। अभी नोट कर लीजिए नोटबुक पे, उसके बाद अच्छे से रिवीजन कीजिएगा इसका। दे आर स्ट्रोंगर देन वी, दे आर स्ट्रोंगर देन अस। दे और अस तो कंपैरिजन नहीं होंगे, दे और वी का कंपैरिजन होगा। ठीक है। दोनों सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव क्या है, शी लाइक्स यू मोर देन मी। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हुआ, यू का मी से हुआ। ठीक है। यू का आई से नहीं होगा। अगला हमारा रूल 20 है, हु वर्सेस होम। हु क्या है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, होम क्या है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब ऑब्जेक्ट यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और preposition। एग्जाम्पल देखो, हु सब्जेक्ट है, हु इज नॉकिंग एट अ डोर। हु इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज नॉकिंग। हु किसका सब्जेक्ट है, वर्ब का। नॉकिंग होता है, पता है ना, नॉक करना, कोई चीज कर रहा है तो मतलब वर्ब है। और उस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, हु है। हु मेड दिस मिस्टेक। मेड दिस मिस्टेक होता तो सेंटेंस बनता, नहीं बनता ना। कोई तो मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, मिस्टेक कर रहा है, क्या मतलब मिस्टेक कर रहा है, हु मतलब पूछ रहा कि कौन मिस्टेक कर रहा है। हु आया तो मतलब वर्ब से क्या बना, सब्जेक्ट बना। ठीक है। होम ऑब्जेक्ट, होम आर यू कॉलिंग, आर यू कॉलिंग ऐसा होता, होम आर यू कॉलिंग। होम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो गया। ठीक है। वर्ब थी कॉलिंग, ये उसका होम ऑब्जेक्ट बन गया। टू होम शुड आई स्पीक, यहाँ पे प्रपोजिशन बना लिखा हुआ है। ठीक है। होम ऑब्जेक्ट बन गया किसके साथ, प्रपोजिशन टू के साथ। आगे है सर्टन वर्ड्स लाइक सेपरेशन, एक्सक्यूज, मेंशन, फेवर, पैटर्न, लीव, ये सारे क्या लेते हैं, पोजेशन केस नहीं लेते हैं अपने साथ। ठीक है। यूर सेपरेशन पेन्स मी अ लॉट एंड आई बिकम सैड, तो यहाँ क्या आएगा, पोजेसिव केस नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो गया। यूअर आया ना, यूअर पोजेसिव केस दिखाता है, ये गलत है। सेपरेशन फ्रॉम यू पेन्स मी अ लॉट, तुमसे अलग होना बहुत दुख है,
तो वो क्या है, फ्रॉम आएगा, ठीक है। आई वॉन्ट यूअर फेवर, यूअर पोजेसिव नहीं आएगा, क्योंकि हमने अभी देखा ये जो फेवर वर्ड, सेपरेशन, एक्सक्यूज वर्ड, इनके साथ पोजेसिव केस नहीं आता। 5-6 वर्ड हैं ये, इनके साथ पोजेसिव केस नहीं आता। आई वॉन्ट फेवर फ्रॉम यू, ये सही है इसमें। अगला रूल है ईच अदर एंड वन एन अदर कब यूज करते हैं, ईच पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पीपल डज समथिंग टू अ अदर। इनके बीच में क्या है, इनके बीच में क्या है, बहुत लिटल सा डिफरेंस है ईच अदर और वन अनदर का, ठीक है। ईच अदर 2 लोगों के लिए यूज होता है, वन अनदर 2 से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है ऑल सिटीजन शुड लव ईच अदर। ऑल सिटीजन मतलब सभी की बात हो रही है। तो हमने तो देखा कि जो ऑल है वो किसके लिए यूज हो रहा है, गलत है ये, गलत है, क्योंकि जो ईच है वो किसके लिए यूज होता है, 2 लोगों के लिए यूज होता है। पर यहाँ ऑल की बात चल रही है। ऑल सिटीजन शुड लव वन अदर, वन अदर सही है, ईच अदर गलत है, क्योंकि ईच सिर्फ 2 लोगों के लिए यूज होता है, वन अदर सबके लिए यूज होता है। तो ऑल सिटीजन्स के साथ वन अदर करेक्ट है। नेक्स्ट रूल है द यूज ऑफ, एक मिनट, हमारा ये वाला रूल है द यूज ऑफ सेल्डम और नेवर। सेल्डम क्या है, एक एडवर्ब है। तो हमने अभी पीछे देखा जो सेंटेंस जनरली एडवर्ब से यूज होते हैं, सॉरी स्टार्ट होते हैं, तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं, इन्वर्जन। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ इन्वर्जन ही यूज होगा। लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, किसी चीज को रिवर्स करके, मतलब किसी रूल स्ट्रक्चर को रिवर्स करके लिखना। सेल्डम और एवर ही कम्स टू माई हाउस, और एवर नहीं आएगा, सेल्डम इफ एवर आएगा। डज ही कम टू माई हाउस। और एक बात याद रखिएगा, सेल्डम के साथ यूज क्या क्या होगा, नोट में देखिए, वी कैन आइदर यूज सेल्डम और नेवर, ठीक है। यहाँ तो हम यूज सेल्डम और नेवर कर सकते हैं, सेल्डम इफ एवर भी कर सकते हैं, लेकिन हम सेल्डम और एवर, जैसे एग्जाम्पल 1 में लिखा है सेल्डम और एवर, ये हम यूज नहीं कर सकते, हमारी स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत है। नेक्स्ट है हमारा द यूज ऑफ फ्रेज लिटिल और नथिंग। अब हम लिटिल और नथिंग का यूज देखेंगे। लिटिल और नथिंग का मतलब क्या होता है, मतलब हार्डली एनीथिंग। हम तो बोलते देर इज लिटिल लिटिल लिटिल, पर हर एक लिटिल का क्या है, अलग मीनिंग है। लिटिल और नथिंग मतलब मुश्किल से कोई चीज होना। इन दिस केस ऑल्सो वी कैन आइदर यूज लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एवरीथिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लिटिल और एनीथिंग यूज नहीं कर सकते। 2 चीजें यूज हो सकती हैं, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एवरीथिंग, और एक चीज यूज नहीं होगी। देख लो जो करेक्ट है, लिटिल और नथिंग यूज हो सकता है। आई कैन फाइंड लिटिल और नथिंग ऑन दिस टेबल, मतलब हार्डली मैंने कुछ इस टेबल पे देखा होगा, मतलब मुश्किल से कुछ चीज मिली होगी इस टेबल पे। आई कैन फाइंड लिटिल इफ एनीथिंग ऑन दिस टेबल, क्या लिखा था, लिटिल इफ एनीथिंग होगा, हाँ होगा। आगे है लिटिल इफ नथिंग, ये गलत है। लिटिल और एनीथिंग, और तो नहीं था, लिटिल इफ एनीथिंग होता तो चलता, तो सही हो जाना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 24 वाला रूल है whenever we use very with superlative degree, article the is used before very, the very superlative degree। he is very the best student of my class, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। सुपरलेटिव के पहले द आएगा ना, ही इज द वेरी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ये सही होगा, पहले द आएगा, ठीक है। और द आर्टिकल द इज ऑलवेज यूज बिफोर वेरी से पहले, इसके बाद में ही इज द वेरी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज करेक्ट। मतलब देखो ही इज वेरी द बेस्ट, ये तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं हम पढ़ते हैं, हमें तब भी पता चल जाता है कि ये सही बनेगा ये गलत बनेगा। मच इज यूज विद कंपैरेटिव डिग्री एंड पास्ट पार्टिसिपल,
तो वो मच भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ और पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज होता है। ही इज मच इंटरेस्टेड, तो मच आ गया इंटरेस्टेड के साथ। ही इज मच स्मार्टर, तो यहाँ कंपेयर हो रहा है तो यहाँ पे भी मच आ गया। नेक्स्ट रूल है द यूज ऑफ इनफ। इनफ का यूज हम कहाँ करते हैं? इनफ एडवर्ब का रोल भी प्ले करता है, एडजेक्टिव का रोल भी प्ले करता है। ठीक है, जब हम एडवर्ब को यूज करते हैं, मतलब जब इनफ एडवर्ब का रोल प्ले करता है तो ये क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, वर्ब, अदर एडवर्ब, ठीक है, अदर वर्ड या ग्रुप को क्वालिफाई करता है। और जब ये एज अ एडजेक्टिव यूज होता है इनफ, तब ये किसको वो करता है, क्वालिफाई करता है? नाउन और प्रनाउन को। एज अ एडवर्ब ये एडजेक्टिव वर्ब को क्वालिफाई करता है, और एज अ एडजेक्टिव ये नाउन और प्रनाउन को क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज इनफ शुगर। क्या आया? इनफ शुगर। व्हेन इनफ प्ले द रोल ऑफ एडवर्ब, ये वाला लाइन देखिए ऊपर, पहले एग्जाम्पल के ऊपर 2 लाइन्स है। व्हेन इनफ प्ले द रोल ऑफ एडजेक्टिव, जब इनफ एडजेक्टिव का रोल कब प्ले करेगा वो आपने देख लिया। अब जब वो करेगा वो रोल प्ले, तो इनफ कहाँ कब आएगा? नाउन और प्रनाउन से पहले आ जाएगा। और जब इनफ एडवर्ब का रोल प्ले करेगा तो वो नाउन और प्रनाउन के बाद में आएगा। ठीक है, ही हैज़ इनफ शुगर, इनफ पहले आ गया, तो इनफ पहले क्यों आया? क्योंकि ये एडजेक्टिव यूज हो रहा है। एडजेक्टिव में इनफ पहले आएगा, और नीचे एडवर्ब है, बाद में इनफ आया है, एडवर्ब में इनफ बाद में आएगा। हमारा रूल 26 है द यूज ऑफ एडवर्ब एज। ठीक है, एज कैन बी यूज एज एन एडवर्ब विथ गिवन वर्ड्स। ट्रीट, डिफाइन, रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिस्पेक्ट, डिपिक्ट, पोर्ट्रे, व्यू, नो। एज कैनॉट बी यूज एज एडवर्ब, इन एडवर्ब के साथ ये एज यूज नहीं होगा। इलेक्ट, नेम, थिंक, कंसीडर, कॉल, मेक, चूज, अपॉइंट, एक्स्ट्रा। जैसे एग्जांपल देखो, एज के साथ डिस्क्राइब यूज होगा। बायोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ अ ह्यूमन बींग, तो क्या आया? इज आया, सॉरी एज आया, किसके साथ? डिफाइन के साथ। वहां लिखा हुआ पर कि ये जो वर्ड है इनके साथ यूज होगा। ही इज रिगार्डेड एज अ गॉड इन इंडिया, रिगार्डेड एज आया रिगार्डेड के साथ। डिस्क्राइब्ड गैरी एज शाय, शी डिस्क्राइब्ड गैरी एज शाय, डिस्क्राइब्ड के साथ भी क्या आया? एज आया। नेक्स्ट है हमारा रूल, मतलब बस हमें यही देखना था कि एज किन वर्ड्स के साथ यूज होता है और किन वर्ड्स के साथ यूज नहीं होता है। द यूज ऑफ कंजंक्शन ऑल दो कंजंक्शन को हम देखेंगे। इसे हमने बहुत इजी लैंग्वेज में किया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाए। ऑल दो क्या है, मतलब कोई चीज़ थोड़ी लेंदी हो सकती है बट वो समझ आनी चाहिए। ठीक है, ऑल दो क्या है? एक सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, मीनिंग इट इंट्रोड्यूस अ सबऑर्डिनेटिव क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज दैट कैन नॉट बी स्टैंड अलोन। इसे नीचे से समझने की कोशिश कीजिए। वेन एवर यू यूज ऑल दो, जब जब आप ऑल दो यूज करोगे, यू मस्ट ऑल्सो हैव अ मेन क्लॉज, आपके पास एक मेन क्लॉज होगा उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए, क्योंकि ऑल दो एक कैनॉट स्टैंड अलोन, ऑल दो अकेला नहीं आ सकता। स्ट्रक्चर देख सकते हो, ऑल दो प्लस सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होगा, मेन क्लॉज होगा, या मेन क्लॉज होगा, ऑल दो होगा, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होगा, मतलब वो ऑल दो अकेला हो ही नहीं सकता। कैसे? ऑल दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक, क्या है? सबऑर्डिनेटिव क्लॉज क्या है? ऑल दो इट वॉज रेनिंग। मेन क्लॉज क्या है? वी वेंट फॉर अ वॉक। अभी समझ आया? मतलब रेन तो हो रही है पर बात क्या है वो तो बताओ। और आई इंजॉयड द मूविंग ऑल्थो इट वॉज टू लॉन्ग, मेन क्लॉज था कि मैंने मूवी इंजॉय की, तो आगे उसका सबऑर्डिनेटिव क्या है? ऑल्दो इट वॉज टू लॉन्ग, लेकिन वो क्या थी? बहुत लंबी थी। ठीक है, और कभी कभी ऑल्दो अपने साथ क्या ले लेता है? येट वर्ड ले लेता है। ठीक है, और लेकिन येट वर्ड ऑप्शनल है, वो कभी कभी ले सकता है येट वर्ड अपने, लेकिन वो वट वर्ड कभी नहीं लेता अपने साथ। ऑल्दो शी इज रिच येट शी थिंक्स ट्वाइस बिफोर स्पेंडिंग अ पेनी। ठीक है,
लेकिन जो नीचे वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है, वो गलत है, वो कभी नहीं हो सकता। हमारा नेक्स्ट रूल है, देर आर सर्टन वर्ब्स विच डू नॉट एग्जिट इन आईएनजी फॉर्म। कुछ वर्ब्स होती हैं जो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं हो सकती, जैसे कि होते हैं ना, ऑन। ऑन के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता। मतलब ये पोजेशन वर्ब्स, परस्पेक्शन प्रस्पेशन वर्ब्स, फीलिंग, मेंटल स्टेट, इनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता। कभी सुना है नोइंग, हेटिंग, फीलिंग, मतलब फैलिंग, रिजेंबलिंग, वांटिंग, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लगता। जैसे एग्जांपल देखो, आई एम ऑनिंग अ कार। ऑनिंग अ कार होगा आई ऑन अ कार। ठीक है, अपनी कार की बात कर रहे हैं लेकिन आईएनजी नहीं आएगा। ऑन अ कार क्या है हमारा करेक्ट एग्जाम्पल। अगला है आई एम लविंग इट। लविंग के साथ आईएनजी नहीं आएगा, आई लव इट आएगा। दिस सॉस इज टेस्टिंग स्ट्रेंज, मतलब कुछ अजीब सॉस लग रहा है लेकिन टेस्टिंग नहीं आएगा। द सॉस टेस्ट स्ट्रेंज। ठीक है, टेस्ट आएगा, आईएनजी का यूज हम नहीं करेंगे। और जैसे लविंग, आपने सोचा होगा लविंग तो यूज होता ही है, बट लविंग कहाँ कब यूज होता है, जब एडजेक्टिव की जगह काम कर रहा हो तब लविंग यूज होता है। ठीक है, तो उसे मतलब वर्ब के साथ कंफ्यूज मत कर देना। ये नीचे लविंग के एग्जांपल्स हैं कि ये कैसे एज एडजेक्टिव यूज किया गया है। हमारा रूल 29 है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, जो परफेक्ट टेंस में ही यूज होते हैं हमेशा। एवर, नेवर, येट, ऑलरेडी, नाउ, जस्ट नाउ, अनटिल नाउ, ये बहुत सारे वर्ड हैं, ये हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। परफेक्ट टेंस हमें क्या शो करता है, एक्शन शो करता है जो कंप्लीट हो चुका होता है एट सम पॉइंट। ठीक है, बिफोर नाउ, अभी से कुछ देर पहले वो पूरा तो हो चुका है, पर अभी भी उसका कनेक्शन किसके साथ है, प्रेजेंट के साथ है, मतलब पूरा हो चुका है जो सेंटेंस, उससे हम परफेक्ट टेंस में लेते हैं। और उनके साथ ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा यही वर्ड्स यूज होते हैं। एग्जाम्पल है, ही वेंट देयर ऑलरेडी। ठीक है, ही हैड गोन देयर ऑलरेडी, यहाँ पे कौन सा आएगा, परफेक्ट आएगा। कौन सा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आया है। ठीक है, हैड गोन। ठीक है, मतलब वो क्या दिखा रहा है कि उस वक्त से पहले ही वो चला गया था। ठीक है, वो पहले की बता रहा है, अभी वो उसने जाना था ऐसा नहीं बता रहा वो। अमन कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ। अमन हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ। हैज़ नॉट कंप्लीटेड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है, मतलब ये रिजल्ट दिखा रहा है कि क्या हो चुका है, कि नहीं हुआ या ये हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है 30 वाला, सब्जेक्ट एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद कलेक्टिव नाउन। जब होल वर्क एक साथ काम कर रहा है सेम टास्क पे, तब सिंगुलर वर्ब आएगी। होल ग्रुप इज वर्किंग टुगेदर ऑन अ सेम टास्क, वो यूज ऑफ सिंगुलर वर्ब। होल ग्रुप इज वर्किंग टुगेदर, यहाँ पे भी पूरा ग्रुप एक साथ काम करे, पर टास्क डिफरेंट है, काम अलग है, तब हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखो, ऑडियंस इज वॉचिंग द मूवी। एवरी ऑडियंस, पूरी ऑडियंस है, ऑल है। ठीक है, सेम टास्क कर रही है, टास्क भी तो सेम, मूवी तो देख रहे हैं सभी, एक ही काम कर रहे हैं, तो वर्ब क्या आई, सिंगुलर आई। आर्मी इज मार्चिंग टुवर्ड्स द हिमालयास। आर्मी वाले मार्च करने हिमालयस की तरफ जा रहे हैं, है तो काम तो एक ही कर रहे हैं सारे आर्मी वाले, तो वर्ब क्या आई, सिंगुलर। व्हेन अ कलेक्टिव नाउन डोनेट्स दैट अ होल ग्रुप है, ग्रुप तो है लेकिन काम अलग कर रहा है। ऑडियंस आर टेकिंग द सीट्स, जो ऑडियंस मूवी देखने आई है वो सीट्स ले रही हैं। मूवी तो एक ही है लेकिन सीट एक तो ना, सीट तो सबकी अलग अलग है, सबकी डिफरेंट है, तो वर्ब क्या आएगी, आर आएगी, प्लूरल आएगी। द आर्मी आर चेंजिंग देयर ड्रेसेस। आर्मी अपने ड्रेसेस चेंज कर रही हैं, सेम ड्रेसेस होंगे, कलर सेम होगा, पर ड्रेसेस तो सबको अलग अलग मिली होगी, तो आर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अब कुछ वर्ड्स हैं जैसे पुलिस, वैमिन, कैटल, क्लैगी, पोल्ट्री, फॉक, पिजेंट्री, पीपल, इन्फेंट्री, कैवलरी, ये सब क्या है,
प्लूरल नाउन्स है ये सारे, ना कि कलेक्टिव नाउन्स है। और प्लूरल नाउन अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेती है। अब जैसे द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, पुलिस क्या कर रही है, केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब आप बोलोगे जो पुलिस है वो सेम काम कर रही है, और जब पुलिस सेम काम करती है तो कौन सी वर्ब लगती है, सिंगुलर। लेकिन यहाँ तो प्लूरल वर्ब लिखी है, लगी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लूरल पुलिस क्या है, एक प्लूरल नाउन है। पुलिस और ये जो जितने भी वर्ड, 5-6 वर्ड हैं, ये प्लूरल नाउन है, और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेंगे, ये सिंगुलर वर्ब नहीं लेंगे अपने साथ। ठीक है, कुछ केसेस में, बाकी तो यही रूल फॉलो होगा। देर आर सर्टन वर्ड्स विच आर ऑलवेज फॉलोड बाय प्रपोजिशन टू। कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ टू प्रपोजिशन लगती है। ही इज सुपीरियर टू मी, ही इज इन्फीरियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी। और इसके लिए आपको याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा जिसके लास्ट में सुफिक्स्ड आई ओ आर आएगा। मतलब जैसे सुपीरियर है, वर्ड के लास्ट में आई ओ आर आया, जूनियर के लास्ट में आई ओ आर आया, तो वहाँ पे प्रपोजिशन टू ही फॉलो होगी। ठीक है, उसके बाद टू ही आएगा। और जैसे इंजीरियस, इंजरी वगैरह जैसे वर्ड भी इधर मेंशन है, एक दो अलग हैं आई ओ आर से, वो आप याद रख सकते हैं। बाकी जो मैक्सिमम टाइम आई ओ आर होगा उसके साथ, उसके बाद प्रपोजिशन टू का ही यूज़ होगा। और कुछ वर्ड हैं, द वर्ड मैरी एंड नोन, ये भी हमेशा किससे फॉलो होते हैं, टू से। लेकिन कब, जब बात पैसिव वॉइस में चल रही हो। ठीक है, जैसे कि रामा इज मैरिड टू सीता, तो मैरिड टू आया, आई एम नोन टू हिम, मतलब मैं उसे जानती हूँ, टू आएगा, प्रपोजिशन टू आएगी। मैरी और नोन जैसा कोई भी सेंटेंस हो, प्रपोजिशन टू का यूज करना, ऐसा तो नहीं आएगा आई एम नोन बाय हिम। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है द यूज ऑफ फ्रेज एज, डैश एज एंड सो डैश एज। इस डैश में क्या आएगी, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आएगी, जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, ऐसे वाली, सो गुड एज, सो एज गुड एज, ऐसा कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगी, इफ वी पास ऑन द इंफॉर्मेशन ही इज एज गुड एज डीड, आई एम नॉट सो डिसपरेट टू एग्री टू दैट। अब क्या हुआ, एज यूज क्या किया, वो दोनों के लिए हो सकता है। ये जो एज गुड एज बैड एज, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो ये सो एज वाला है, ये हमेशा नेगेटिव ही होगा। लिखे ना, सो डिससेपरेट एज टू एग्री दैट, तो ये क्या है, ये हमेशा नेगेटिव में होगा। लेकिन ये एज डैश एज वाला है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हो सकता है। इन अ सेंटेंस रूल 33 है, डिपेक्टिंग कंपैरिजन whenever the word times comes up it never followed by a comparative degree। जब जब टाइम आएगा, किसका टाइम आएगा, वर्ड टाइम आएगा, तो तब जो कंपैरेटिव डिग्री है वो कभी भी फॉलो नहीं होगी। जैसे कि द बुक इज 3 times larger than, 3 times larger, टाइम्स के साथ कभी भी कंपैरिजन वाली डिग्री नहीं आएगी। यहाँ लिखा हुआ है नेवर फॉलोड बाय कंपैरेटिव डिग्री। टाइम्स हैवियर, 3 times हैवियर, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही है। इट इज़ ट्वाइस चीपर, यहाँ पर थर्ड वाले में कंपैरेटिव डिग्री तो आई लेकिन टाइम नहीं आया, इसलिए ये करेक्ट है। और फर्स्ट सेकंड में कंपैरेटिव डिग्री आई लेकिन साथ में टाइम आ गया, जिस वजह से वो गलत हो गए। लास्ट वाला भी 3 times, 3 times लिखा है, टाइम्स है लेकिन इधर कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। अगर कंपैरेटिव डिग्री होती तो ये गलत हो जाता, यहाँ पे सिर्फ टाइम्स है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ सॉरी एरर्स ऑफ नरेशन, उसका हम सीक्वेंस देखेंगे। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट, तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। और क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू एच वर्ड कोई भी यूज़ होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब, ऐसा। ठीक है, एग्जाम्पल है ही आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ क्या आएगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। ठीक है,
इसमें आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था। हेल्पिंग वर्ब कम्स आफ्टर अ सब्जेक्ट इन अ केस ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के केस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाद में आती है, और क्वेश्चन में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है। बस ये दो चीज़ें याद रखिएगा, वहाँ से आपके जो एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाएंगे। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, व्हाट वाज माय नेम ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। 35 रूल इज इफ टू सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय द वर्ड। दो सब्जेक्ट अगर इन वर्ड से कनेक्ट हैं, और, नॉर, नाइदर, नॉर, आइदर, और, नॉट, ओनली, बट, बिकॉज, तब क्या करेगी, वर्ब किसके साथ एग्री करेगी, जो उसके सबसे क्लोज होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। आइदर द वियर और द लाइन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। यहाँ पे क्या है, वियर भी है और लाइन भी है, तो हम किस सब्जेक्ट को, वर्ब किससे एग्री करती है, जो उससे सबसे पास में होगा, ठीक है। अब सबसे पास में क्या है, वियर क्या है, वियर्स, वियर्स प्लूरल है, और लाइन सिंगुलर है। एस्केप्ड वर्ब है, भागना, मतलब कोई काम कर रहा है, भाग रहा है, तो वो वर्ब है। सबसे पास में, एस्केप के पास में क्या लिखा हुआ, लॉइन लिखा हुआ। वियर तो वो सबसे पहले लाइन में लिखा है, एस्केप के सबसे पास है लॉइन लिखा हुआ, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, लॉइन ही हुआ, तो हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से होता है, मतलब वर्ब एग्री उसके साथ ही करती है जो उसके पास में सब्जेक्ट हो। नाइदर द लाइन नॉर द वियर्स हैव एस्केप्ड फ्रॉम द जू। अब ये जो वर्ब है ये किसके साथ एग्री करेगी, अब तो लाइन पीछे चला गया और वियर्स आगे आ गया, तो अब ये प्लूरल के साथ एग्री करेगी, ठीक है। नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है इसका वो क्या है, प्लूरल है। नॉट ओनली अ टीचर्स, टीचर्स प्लूरल है, प्रिंसिपल सिंगुलर है, तो प्रिंसिपल पहले आया, मतलब हैप्पी के पास में सबसे पास में वही है, तो प्रिंसिपल नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। जो सबसे पास में होगा वही उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। टीचर्स है तो प्लूरल, पर है दूर है ना, है, ये पास पास में ही है दोनों प्रिंसिपल के। आगे है कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो क्वालिटीज के बीच में जब कंपैरिजन होता है, we always use the word more, we don't use comparative degree in that case। एक ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन उसकी क्वालिटीज़ दो बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट अलग अलग हों तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, लेकिन सेम ऑब्जेक्ट है, क्वालिटीज़ उसकी अलग बता रहे हैं, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते हैं। दिस पेन इज़ रेडर देन वाइट, ये आएगा, नहीं आएगा। द बुक इज़ हैवियर देन लार्जर, ये भी गलत है, देन आएगा ही नहीं, मोर आएगा। दिस शर्ट इज मोर वाइट देन रेड, मतलब देन तो सब में आएगा, कंपैरेटिव डिग्री ऊपर वालों में नहीं आएगी। लिख, कंपैरेटिव डिग्री है ना, ये ई आर जो लगाया है इन्होंने, रेडर के हैवियर, ये क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। टी शर्ट इज मोर, मोर आ गया तो मतलब ये करेक्ट है हमारा, क्योंकि एक ही टी शर्ट है, उसे ही बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा, हर ली तो रेड थी पर ये ज़्यादा वाइट दिख रही है ना, ऐसा कुछ। द अम्ब्रेला इज़ मोर ब्यूटीफुल देन स्ट्रॉन्ग, अम्ब्रेला की ही दो क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं, कि अम्ब्रेला खूबसूरत के साथ साथ मजबूत भी है, ठीक है, तो मोर आ जाएगा। अगर यहाँ कोई कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते तो ये गलत हो जाता। नेक्स्ट रूल है मोर देन वन मैनी ए, इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, क्वांटिफाई करने के लिए नाउन को, ठीक है। इसे हम फॉलो करते हैं सिंगुलर, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब से। मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, मोर देन वन, यही लिखा पढ़ा भी हमने कि मोर देन वन को हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नाउन सिंगुलर ही आया है स्टूडेंट, वर्ब भी सिंगुलर आई है इज, तो ये करेक्ट है। मैनी और स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, मैनी ए के साथ दोनों चीज़ें सिंगुलर हैं, वर्ब भी नाउन भी, ये भी करेक्ट है।
whenever many, a great used to quantify a noun, they are followed by plural noun और plural verb. जब इन्होंने क्वांटिफाई किसको किया, जब मोर देन वन और मैनी इन्हें क्वांटिफाई किया नाउन को, तब सिंगुलर वर्ब लगी. लेकिन जब मैनी, अ गुड, अ ग्रेट, मैनी इन्होंने क्वांटिफाई किया नाउन को, तब प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लगा. अ ग्रेट मैनी डिवोट्स आर प्रोटेस्टिंग टू बिल्ड राम मंदिर. ठीक है, ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल वर्ब आएगी. देखो वो भी नाउन भी प्लूरल आया हुआ है, डिवोटीज आया है और प्लूरल वर्ब आर आई है. मैनी के साथ भी टाइगर्स आया, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आर आई है. तो ये क्या है, करेक्ट है. 38 वाले में है वेन एवर वी गेट अ वर्ड डाउट एंड डाउटफुल. जब भी ये दो वर्ड हमें दिखे तो हम क्या यूज करते हैं, इफ और वेदर का यूज करते हैं. अगर है आई हैव अ डाउट, मतलब कोई भी अगर आगे और लाइन बनानी है तो हम इफ या वेदर का यूज करेंगे. लेकिन जब हमें यूज करना होगा नो डाउट, आई हैव नो डाउट, नॉट डाउटफुल, तब हम इफ वेदर का यूज नहीं करेंगे, तब हम दैट का यूज करेंगे. कैसे, आई हैव नो डाउट वेदर आई विल रेन, इट विल रेन और नॉट. तो क्या गलत कैसे हुआ, क्योंकि वेदर लिख दिया, दैट आना था. अगर यहाँ होता आई हैव डाउट फिर वेदर ठीक था, पर नो डाउट है तो वेदर नहीं आएगा, दैट आएगा. नीचे वाला ठीक है, आई हैव नो डाउट दैट इट विल रेन और नॉट. नेक्स्ट वाला हमारा है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के सीक्वेंस बताने हैं. जैसे पहला वाला यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, कभी भी चेंज नहीं होता. पहला वाला हम ये देखेंगे, ही टोल्ड मी दैट हनी वॉज स्वीट. क्या कहा कि हनी स्वीट था, ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है. इसे अगर ऐसा कुछ आएगा उसे तो हमें चेंज करना पड़ेगा. बट ही टोल्ड मी दैट हनी इज स्वीट, उसने बोला कि हनी मीठा है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है. हमारे यहाँ भी हनी स्वीट है, कहीं बाहर जाएंगे वहीं हनी स्वीट है, स्वीट ही रहेगा. ठीक है, आगे है हिस्टोरिकल फैक्ट्स. कुछ ऐसे फैक्ट्स जो ट्रू होते हैं. द टीचर सेड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. कालिदास क्या है, शेक्सपियर है इंडिया का. तो डायरेक्ट में क्या हुआ, जब ये इनडायरेक्ट में गई तो सेड के साथ क्या लग गया, दैट लग गया. ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट था. और जो हमारी प्रोवर्ब्स होती हैं उनमें भी कोई चेंज नहीं होता है. रोहित सेड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. जहाँ पे चाह है वहीं पे राह है. डायरेक्ट में ऐसा था तो इनडायरेक्ट में भी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा. ठीक है, रोहित सेड दैट वेयर देयर इज अ बिल देयर इज अ वे. ठीक है, अभी आ गया है 40 वाला. 40 वाले में है यूज ऑफ अ लिटल, द लिटल एंड अ लिटल. ठीक है, ये कुछ क्वांटिफायर्स हैं जो हम यूज करते हैं विद अनकाउंटेबल नाउन्स अकॉर्डिंग टू देयर फॉलोइंग मीनिंग्स. ठीक है, जैसे लिटल का यूज किस चीज़ के लिए किया जाता है, हार्डली एनी, मतलब मुश्किल सी कोई चीज़ होना. हम तो ऐसे बोलते थे देयर इज अ लिटल वाटर, मतलब यहाँ पे मुश्किल से कोई पानी है. पर लिटल का अ लिटल मीनिंग अलग बन जाता है, द लिटल अलग बन जाता है, अकेला लिटल अलग बन जाता है. लिटल सिर्फ होगा मतलब मुश्किल से, अ लिटल मतलब थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है कोई चीज़, कम अमाउंट में होना. द लिटल मतलब पूरी, पूरे अमाउंट में हर चीज़ अवेलेबल है. एग्जाम्पल देखो, आई कैनॉट मेक टी सिंस देर इज लिटल मिल्क. चाय नहीं बना सकती क्योंकि मुश्किल से, हार्डली की दूध होगा भी कि नहीं. अ लिटल नॉलेज इज डेंजरस, कम नॉलेज क्या है, डेंजरस है. अ लिटल मतलब थोड़ी. ठीक है, थोड़े अमाउंट में कोई चीज़ होना, तो थोड़ी नॉलेज डेंजरस ही है. ही यूटिलाइज द लिटल वाटर दैट वाज अवेलेबल. द लिटल वाटर, द मतलब ऑल वाटर, उन्होंने क्या यूज़ किया, सारा पानी यूज़ किया जितना भी अवेलेबल था. अब फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन केसेस में भी सेम ऐसा ही है. फ्यू यूज़ होता है हार्डली कोई चीज़ हो उस चीज़ के लिए. और अ फ्यू, अ फ्यू किसके लिए यूज़ होता है,
पर बात ये थी, यूज़ तो वो इन्हीं चीज़ों के लिए हो रहे, लेकिन जो लिटिल वाला था वो अनकाउंटेबल नाउन्स में इन चीज़ों को देखता है कि कम है या ज़्यादा है, और जो फ्यू वाला है वो काउंटेबल नाउन्स में देखता है कि हार्डली कोई चीज़ अवेलेबल है या अ फ्यू है, मतलब कोई चीज़ है ही नहीं, है ना, या द फ्यू में है कि सभी चीज़ अवेलेबल है। ऐसा कहाँ देखता है? अनकाउंटेबल में। और लिटिल देखता है काउंटेबल नाउन में। एग्जाम्पल है फ्यू मेंबर अटेंड द मीटिंग, मतलब है मुश्किल से ही किसी थोड़े से मेंबर ने क्या की होगी, मीटिंग को अटेंड किया होगा। उसके बाद है देयर वर फ्यू मेंबर प्रेजेंट, मतलब हाँ थोड़े से जो मेंबर थे वो क्या थे, प्रेजेंट थे। ही लॉस अ फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, द फ्यू का मतलब ऑल एवरी वन, उसने मतलब हर फ्रेंड को लॉस कर दिया जो भी उसके थे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन कम्स आफ्टर द प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा। जैसे कि नॉट बट, नन बट ही इज गोइंग टू द पार्टी, ये गलत होगा क्योंकि प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन आएगा। तो प्रोनाउन क्या है, हिम, बट हिम, बट क्या है, एक प्रपोजिशन है। एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट भी एक प्रपोजिशन है, एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट हिम लाइक द परफॉर्मेंस, तो प्रपोजिशन के बाद क्या आया, प्रोनाउन आया। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ सम एंड एनी, एनी और सम का यूज हम कहाँ करते हैं। द रूल इज दैट एनी यूज होता है किसके लिए, क्वेश्चंस के लिए और नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और सम यूज होता है सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। लेकिन ये दोनों सम और एनी काउंटेबल के लिए भी यूज होते हैं, अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होते हैं। जैसे हमने देखा एनी क्वेश्चन के लिए होगा या फिर नेगेटिव चीज के लिए होगा। पहला है क्वेश्चन में यूज किया गया है, डू वी नीड एनी राइस, अगला नेगेटिव वे में यूज किया है, नो वी डोंट नीड एनी राइस। और सम पॉजिटिव में यूज होता है, वी हैव सम राइस इन द कपबोर्ड। अगला है वुड यू लाइक सम वाटर, और कभी कभी क्या होता है, सम जो है वो इंटेरोगेटिव में भी यूज होता है, लेकिन कभी भी सम नेगेटिव नहीं होगा। एनी नेगेटिव हो सकता है पर सम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एनी नेगेटिव हो नहीं सकता, एनी नेगेटिव होता ही है। आगे है सम सुपर फ्लॉजनेस एरर्स, कुछ फ्लॉज हो जाते हैं, ओवर यूज कर दिया जाता है वर्ड का, एक्स्ट्रा वर्ड, जिस वजह से सेंटेंस गलत हो जाते हैं। इंडिया ब्रोक ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड इन टूडे मैच, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर ऐसा होता इंडिया ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स इन टूडे मैच, मतलब सारे रिकॉर्ड उन्हें तोड़ दिए। अगर हम पिछले ना रिकॉर्ड जो है वो पिछले ही होंगे ना, अगले तो ना होंगे। आगे क्या होने वाला वो तो हमें पता ही नहीं, रिकॉर्ड्स पिछले ही हैं, तो इधर प्रीवियस लिखने की जरूरत थी ही नहीं, तो ये सुपर फ्लॉजनेस कर दिया उन्होंने। ये सही है, इंडिया ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स इन टूडे मैच। आई वॉन्ट वेट वाटर, मुझे गीला पानी चाहिए, पानी सूखा होता है क्या, तो आई वॉन्ट वाटर आएगा ना, वेट लगा के उन्होंने सुपर फ्लॉजनेस कर दिया। अब कुछ सुपर फ्लॉजेस एरर्स हैं, कुछ सुपर फ्लॉजेस एरर्स हैं। फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन होगा, डेस्टिनेशन तो ऑलरेडी फाइनल ही होगी, उसके लिए फाइनल क्यों लगाना है। रफ एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब ही रफ होता है, रफ एक्स वही सेम है। पास्ट हिस्ट्री मतलब पिछली हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब ही पास्ट है। रिटर्न बैक, दोनों का मतलब सेम है। कमिंग फ्यूचर, जो आने वाला है, फ्यूचर में आने वाला है, और फ्यूचर भी मतलब आने वाला है, दोनों का मीनिंग सेम है। फाइनल कंक्लूजन, फाइनल मतलब लास्ट में जो कंक्लूड करते हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो ये कुछ हैं एरर्स जो एक साथ लगा के कभी कभी इसमें भी एरर दे देते हैं एग्जाम में, ठीक है। मतलब दो वर्ड सेम लिख लिए, मीनिंग सेम है, बस सुपर फ्लॉनेस करके उनका मीनिंग चेंज करके तो वो गलत हो जाते हैं। आगे है यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफ, ठीक है। हम बचपन में हमें सिखाया जाता है मदर्स, फादर्स, ऐसे कॉमा डाल के एस, ठीक है। ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है, लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है ये,
टेबल लेग, टेबल की लेग गलत। डोर बोल्ट, पेन, इंक, ये गलत क्यों है? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया गया है, इसलिए ये इनकरेक्ट हैं सारे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज लेग ऑफ अ टेबल, ये करेक्ट होगा। बोल्ट ऑफ अ डोर, ये भी ठीक है। इंक ऑफ द पेन, ये अब आप बोलोगे कि अब है तो अभी भी नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, पर हमने वो कॉमा एंड एस का एपोस्ट्रॉफ का यूज तो नहीं किया ना यहाँ पे। यहाँ तो सिंपल वर्डिंग में लिखा है ना, तो ये बात यह है कि ये यूज नहीं होंगे यहाँ पे, इसलिए इनकरेक्ट। अगर हम सिंपल में लिखें तब हम नॉन लिविंग, लिविंग जो मर्जी लिखें। देर आर सम एक्सेप्टेशंस टू दिस रूल, क्या है वो? एक्सेप्टेशंस, व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम, वेट, डिस्टेंस, प्लेस, आइटम, यूनिट, इन सब के बारे में जब बात करते हैं तब हम एपोस्ट्रॉफ का यूज कर सकते हैं। वो तब मैटर नहीं करता है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। सिर्फ ये 3-4 केसेस में मैटर नहीं करता, बाकी सब में मैटर करता है। वंस वीक वेकेशन, ठीक है, एक ये टाइम को शो कर रहा है, तो इधर ये यूज हो सकता है। $4 वर्थ, ये क्या है? ये एक आइटम फ्रेजेस है, यहाँ पे भी यूज हो सकता है। टूडेज डेट, ये एक मतलब टुडे को प्रेजेंट कर रहा है, एक टाइम को प्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे भी यूज हो सकता है। हमारा 45 रूल्स हैं। Whenever a point of time in the past is mentioned in the sentence, that is yesterday, 10 days ago, we always use simple past tense. ठीक है, जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं जो पास्ट में मेंशन होते हैं, ये वर्ड लिखे हुए हैं ना, तो उनके साथ हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं। आई हैव गोन टू द मार्केट येस्टरडे, येस्टरडे के साथ हैव गोन नहीं आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। येस्टरडे के साथ आएगा आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे टू परचेज अ कार। मतलब क्या याद रखना है कि जो पास्ट मेंशन होते हैं कुछ वर्ड, येस्टरडे, 10 डेज अगो, कुछ भी ऐसा होगा, उनके साथ सिंपल पास्ट को यूज करना है। 46 वाला रूल है, कुछ वर्ड्स हैं सर्टन वर्ड्स लाइक यूनिक, इंटेलिजेंट, परफेक्ट, आइडल, इंटायर, कंप्लीट, इनके साथ कभी भी मोस्ट का यूज नहीं करना है। देखो हर मैक्स मतलब कुछ रूल्स हैं ना जिनमें ये वर्ड है, ये वर्ड है बोल रही हूँ, उनके साथ ये यूज नहीं करना है। ये आप याद कैसे करोगे? ऐसे तो बोलने को मैं बोल रही हूँ कि है तो 4-5 ही हर रूल में, लेकिन आप जब उसे नोटबुक पे लिखोगे फिर उसे 2-3 बार रिवाइज करोगे कि हाँ ये वर्ड है, इन्हें इस चीज़ के साथ यूज़ नहीं करना। जैसे ये 4-5 वर्ड है, इन्हें मोस्ट के साथ यूज़ नहीं करना। वो एक बार आपके माइंड में बैठ जाएगा, फिर अगली बार जब कभी वो वर्ड ऐसे आएगा तो आप उसे यूज़ नहीं करोगे। ही इज़ द मोस्ट एक्सीलेंट स्टूडेंट, मोस्ट नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सीलेंट है ना, तो उसके साथ मोस्ट क्यों आएगा? समझे? वो ऑलरेडी बोले ही दिस थिंग इज अ मोस्ट यूनिक, मतलब वो मोस्ट क्यों लेके, वो तो ऑलरेडी यूनिक है चीज कोई, है ना। तो ही इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ये करेक्ट है। दिस इज द मोस्ट यूनिक प्रोडक्ट ऑफ अवर कंपनी, द मोस्ट यूनिक आएगा, ऑलरेडी यूनिक है तो उसके साथ मोस्ट क्यों लगाएंगे हम? दिस इज द यूनिक प्रोडक्ट ऑफ अवर कंपनी। नेक्स्ट रूल है वर्ड लाइक क्वाइट एंड ऑल और नेवर यूज टूगेदर इन अ सेंटेंस। जैसे ही इज क्वाइट ऑल वेल, क्वाइट और ऑल एक साथ आ गया तो ये गलत हो जाएगा। क्वाइट और ऑल एक साथ कभी नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ही इज क्वाइट वेल, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है ही हैज डन क्वाइट ऑल द वर्क, इसका होगा क्वाइट ऑल गलत होगा, सिर्फ होगा ही हैज डन ऑल द वर्क। ठीक है, मतलब क्वाइट और ऑल को एक साथ नहीं आने देना है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वी जनरली यूज सिंपल पास्ट टेंस गो के साथ, ये हमने अभी देखा कि हम जो पास्ट वाली चीजें होते हैं गो या स्टडी, उनके लिए साथ सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। इन द केस ऑफ बिफोर वो यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, बिफोर के केस में हम क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं।
ही हैड गोन 2 सेकेंड अगो, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगो है तो सिंपल पास्ट आएगा। ही वेंट 2 सेकेंड्स अगो, ठीक है। उसके बाद है शी हैड सबमिटेड द वर्क, ये नहीं होगा। शी सबमिटेड द वर्क 5 hours अगो, 5 घंटे पहले उसने काम को सबमिट करा दिया है। ये रूल अभी आपको समझ आ गया होगा ना कि पास्ट टेंस में अगो इन सब चीज़ों के साथ, पास्ट की चीज़ों के साथ सिंपल पास्ट ही यूज़ होगा। आगे है यूज़ ऑफ पोजेसिव साइन। एक होता है कॉमन पोजेसिव, ठीक है। व्हेन टू नाउन आर क्लोजली कनेक्टेड और implying the common possession, the possessive sign is put to लास्ट वन। एग्जाम्पल देखो, राम एंड श्याम कार इज being डेकोरेटेड फॉर बलराम मैरिज। सेकेंड सेंटेंस है राम एंड श्याम कार आर being डेकोरेटेड फॉर बलराम मैरिज। एक में इज विंग है, एक में आर विंग है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम है और दोनों ही करेक्ट है। अब हम देखेंगे कि कैसे। इन फर्स्ट सेंटेंस देर इज वन कार, एक कार है, वो बिलोंग कर रही है दोनों से, राम से भी और श्याम से भी, ठीक है। तो ये कॉमन पोजेशन दिखाया कि एक ही कार है, वो कॉमन है राम की भी और श्याम की भी। देर इज मोर देन वन कार विच बिलोंग्स टू बोथ राम एंड श्याम। यहाँ पे ये तो दिखा रहा है कार्स आर, आर दिखा रहा है कि ज्यादा कार्स है, ठीक है। कार ज्यादा तो है लेकिन है किसकी, राम और श्याम की है, ठीक है। दिखा क्या रहा है, कॉमन पोजेशन दिखा रहा है। इस तरह से देखने की कहाँ कॉमन, ऐसा नहीं करना है इज वाला हुआ तो टिक मार देना, आर वाला हुआ तो उसे क्रॉस कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। पोजेशन दोनों जगह दिखा रहा है, बस एक जगह कम गाड़ियों को, एक गाड़ी का दिखा रहा है, एक जगह ज्यादा गाड़ियों का दिखा रहा है। नेक्स्ट है सम कॉमन एरर्स ऑफ पोजेशन के कुछ कॉमन एरर। इट्स ये वाला सबसे बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। जैसे ये जो इट एस्ट्रॉफ एस है, ये क्या है, ये है इट इज, मीन्स इट इज। और ये जो इट्स है ये पोजेशन दिखाता है, इट्स माई बुक, ठीक है। वो पोजेशन दिखा रहा है कि ये मेरी किताब है। जब को मैं करते हैं हम कि ये मेरा है, मेरा, वो पोजेशन दिखाता है। तो इट्स यूज होता है पोजेशन के लिए। और वो जो इट्स कॉमा एस है ये क्या दिखाता है, ये शो करता है हमें इट इज को, ठीक है। द चिल्ड्रन इज कैरिंग इट्स बुक, मतलब इट इज बुक, ये तो गलत हो गया। द चिल्ड्रन इज कैरिंग इट्स बुक, ये करेक्ट होगा, क्योंकि जो ऊपर इट्स लिखा है उसका मतलब इट इज बुक, वो गलत है। इट्स कॉल्ड अ मिराकल, मतलब इसे कहते हैं जादू, तो क्या आएगा, इट इज कॉल्ड अ मिराकल, ये करेक्ट है, ठीक है। इट्स मिराकल थोड़े होगा सपना। अब कोई मतलब कोई मिराकल है तो वो क्या इट्स आएगा, वो आपका होगा, ऐसा तो नहीं है ना। आगे है रूल 51, रू अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, ठीक है। अब हम अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का स्ट्रक्चर देखेंगे। अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, द नंबर ऑफ के साथ भी हमेशा प्लूरल नाउन आता है। लेकिन अ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन द नंबर ऑफ में प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। फर्क सिर्फ किसका है, वर्ब का है। एक जगह प्लूरल वर्ब आती है, एक जगह सिंगुलर वर्ब आती है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल, आर वेटिंग। और द नंबर ऑफ में सिंगुलर वर्ब होगी, ऑफ स्टूडेंट इज 50। समझ आ गया, सिर्फ वर्ब का फर्क है। नेक्स्ट है यूज ऑफ अ फ्रेज, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम। इन जैसी फ्रेजेस जो होती हैं उनको क्या करना होता है, ये दो कंडीशंस को फॉलो करती हैं, ठीक है। या तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को करेगी और कोई सब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। एग्जाम्पल देखो, इट इज टाइम टू वर्क हार्ड, टू के साथ क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ठीक है। इट इज टाइम टू आस्क फॉर अ राइज, टू के साथ क्या है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई।
पहली सिचुएशन ये हो गई जब इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम हो, तो ये वाली कंडीशन पहली। और दूसरी कंडीशन क्या है, इट्स टाइम ही वर्कड हार्ड। दूसरी वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, पहली वाले में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, दूसरी में सेकंड फॉर्म आएगी। क्योंकि क्यों आई, क्योंकि वो सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है। और पहले वाले में क्यों टू प्लस, पहले वाले में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, क्योंकि वो सब्जेक्ट अटैच ही नहीं कर रहा था इसलिए। और दूसरी कंडीशन में क्या है, वो सब्जेक्ट अटैच कर रहा है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। आगे वाला है वैन एवर द वर्ड नो नॉट डायरेक्टली फॉलोड बाय अ टू। ठीक है, जब हम नो वर्ड को यूज करेंगे सेंटेंस में तो वो डायरेक्टली फॉलो नहीं करेगा टू को। तो हम किस कौन से वर्ड का यूज करेंगे, वो यूज द वर्ड लाइक हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर। इस तरह के वर्ड हम यूज करेंगे सेंटेंस को सही बनाने के लिए। आई डोंट नो हाउ टू मेक टी। हाउ मतलब कुछ तो बोलना ही था ना, आई डोंट नो टू मेक टी, ऐसा तो नहीं हो जाना था। ठीक है, हाउ टू मेक टू, क्योंकि नो के साथ टू आना ही नहीं है। हाउ, व्हेन ये सब आएगा लेकिन टू नहीं आएगा। डू यू नो वेयर द पोस्ट ऑफिस इज। टू द पोस्ट ऑफिस इज तो नहीं होगा, टू नोन के बस इतना ही याद रखना, जहाँ नो लिखा है वहाँ टू नहीं आएगा। ठीक है, बाकी जो वर्ड होंगे उन्हें ये देख लो जो आएंगे, पर जो नहीं आएगा उससे पहले याद रखना, टू बिल्कुल नहीं आएगा। सेकंड वाली एग्जाम हमारा है अगला, द एडवर्ब एल्स इज ऑलवेज फॉलोड बाय व्हाट with the while the adverb other rather are always followed by then। else adverb है ना, else other rather, ये adverbs हैं तीन। else फॉलो करेगा किसके साथ लगेगा, हमेशा what के साथ। और जो other and rather है ये किसके साथ होंगे, then के साथ। एग्जाम्पल देखो, it is nothing else but more foolishness। तो else के साथ क्या आया, what आया। आगे है एवरीबॉडी एल्स हैज एग्रीड बट यू, यहाँ पे भी एल्स और वट आया। ठीक है, मतलब ये सिर्फ हमेशा याद रखना, एल्स के साथ वट आएगा, अदर अदर के साथ देन आएगा। नेक्स्ट वाला है द वर्ड लाइक शॉर्ट, टाइप, काइंड, एक्स्ट्रा। ये हमेशा क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, द टाइप ऑफ आर्टिकल is sold in a market, singular verb आई, the sort of camera is very expensive। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आई दोनों में। और अगर यहाँ पे काइंड होता या मतलब इस टाइप का वर्ड होता तो क्या आना था, सिंगुलर वर्ब यूज होनी थी। यहाँ एक्स्ट्रा तो लिखा हुआ, पर आप ये जो तीन तीन चार चार वर्ड्स दिए हैं यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इतना भी याद रख लो कि ना कि शॉर्ट, टाइप, काइंड है, इनके साथ हमें कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लगानी है। एग्जाम में एरर दे देगा, प्लूरल वर्ब लगा देगा और वहाँ तुम्हें एरर दे देगा, वहाँ आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ अ प्रपोजिशन विद एंड वाई। अब हम देखेंगे विद का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, तो वाई का किसके साथ होता है, लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, वी राइट विद द पेन, पेन किस क्या है, नॉन लिविंग थिंग है इसलिए विद लगा। शी वाइप्ड हर लिपस्टिक ऑफ विद द टिश्यू, टिश्यू के साथ लिपस्टिक उतारी, नॉन लिविंग थिंग है टिश्यू इसलिए विद आया। अब वाई है तो क्या आएंगे, लिविंग थिंग्स आएंगे। द मोटरसाइकिल वॉज ड्राइवन बाय अ टाइनी वॉल्ड मैन, एक गंजा आदमी है उसके द्वारा क्या चलाया जा रहा था, मोटरसाइकिल। तो वाई, जो टाइनी वॉल्ड मैन है वो लिविंग थिंग है, तो क्या यूज होगा, वाई यूज होगा। द बुक वॉज ट्रांसलेटेड बाय अ वेल नोन ऑथर, ऑथर एक लिविंग थिंग है तो उसके साथ क्या यूज होगा, वाई यूज होगा। आगे 57 वाला है, इन जनरल केस ऑफ इन्फिनेटिव वी ऑलवेज यूज द फॉर्म टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट इन सर्टन स्पेशल केसेस वी यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, देखो कौन से हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि इन्फिनेटिव के केस में हमेशा हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। बस ये कुछ कितने केस हैं, 9 कुछ केस हैं, इनमें है कि आईएनजी लग जाएगा। ठीक है,
जैसे है एक्यूस्टॉम्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी, एडिक्टेड टू के साथ, विद द व्यू टू के साथ, लुक फॉरवर्ड टू के साथ, डिवोटेड टू, एडिशन टू। एग्जाम्पल देखते हैं, शी वॉज गिवन टू स्टेइंग, गिवन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया। ठीक है, ये थोड़े से वर्ड हैं जिनके साथ आईएनजी आएगा। दीज मेजर्स हैव बीन टेकन विद द व्यू टू इंक्रीजिंग द कंपनी प्रॉफिट। नेक्स्ट वाला है ए और एन का, देखेंगे अब हम। ए आएगा, एन आएगा, ये कौन यूज करता है, कौन चूज करता है? ए आई ओ यू वोवल नहीं, ये साउंड चूज करती है। ए आई ओ यू वोवल छोटे बच्चों को सिखाने के लिए बताए जाते हैं ताकि वो सीखें, मतलब कुछ ना पता होने से बेटर है इतना पता हो। लेकिन हमें ये सच्चाई में आना है कि ये गलत है। हमें उनकी साउंड के ऊपर डिपेंड रह के पता चलता है कि ए आएगा कि एन आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एन एनसीसी कैडेट, किस कैसे स्टार्ट हुआ? एन, ए की आवाज निकाल रहा है, तो ए आई ओ यू का पता है। ए क्या है, वॉवल है, तो ए की आवाज निकाल रहा है। एन है बेशक लेकिन आवाज ए की निकाल रहा है, तो क्या आएगा? एन आएगा। ए यूनिसेफ पार्टिसिपेटिंग नेशन, तो ये तो यू लिखा है, इसके साथ तो एन लगा देना चाहिए, पर नहीं लगेगा क्योंकि साउंड तो यू की निकाल रहा है ना, कोई वॉवल की साउंड तो नहीं निकाल रहा। आई ई ए ई आई ओ यू किसके लिए है? साउंड को याद रखने के लिए। ठीक है, सिर्फ उन वर्ड्स को याद रखने के लिए नहीं है कि बस ये 5 अल्फ़ाबेट लर्न कर लो इधर से ही वॉवल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन पांचों की साउंड याद रखो, जिस वर्ड में वो आए वहाँ एन आ जाएगा। एन अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला वॉवल साउंडिंग वर्ड है। एम टेक, एन आएगा, ए की आवाज निकाला है। यूटेंसिल्स में यू लिखा हुआ है लेकिन आवाज तो य की निकाल रहा है। यूनिवर्सिटी में भी य लिखा है, मतलब लिखा यू है, आवाज य की दे रहा, तो ए आएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है, कॉन्सोनेंट के साथ ए ही आता है। अब हम देखेंगे आर्टिकल द का यूज कहाँ होता है। ठीक है, वे, गर्ल्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड, कैनाल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, प्लेन्स, रिलीजियस बुक्स। धीरे धीरे ये सारा पढ़ लो, इन सब के साथ क्या आता है, मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, यूनिक है अपने आप में, इसलिए इनके साथ क्या यूज़ होता है? द यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखो, द सहारा, ये क्या है? डेजर्ट का नाम है। पैसिफिक, द नाइल, द हिमालयस, द गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब खुद में ही एक स्पेसिफिक चीज़ है ये। न्यूज़पेपर के नाम, अब न्यूज़पेपर तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर ऐसे खुद में ही यूनिक है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। आगे कंट्रीज के नेम, द यूएसए, द यूके, द यूएसएसआर, इनके साथ क्या आएगा? द आएगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं अमेरिका, यूएसए और अमेरिका एक ही है, अगर मैं लिख दूं अमेरिका तो द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा फिर द? क्योंकि हमने, अगर हम एब्रीवेशन में लिखते हैं, फुल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, फुल फॉर्म भी, मतलब जैसे यूएसए की फुल फॉर्म ऑस्ट्रेलिया है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसको हमने यूएसए लिख दिया, तब उसके साथ द आएगा। अगर अमेरिका लिखना है तब उसके साथ द नहीं आएगा, तब सिर्फ अमेरिका आएगा। ठीक है, यूके, यूएसएसआर, यूनाइटेड किंगडम लिखेंगे फिर द नहीं लिखेंगे। पढ़ लो इधर अच्छे से, ओनली द वॉन्स विच आर रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म, उनके साथ ही द लगेगा। कंट्रीज के मैटर में दिस द इज मैंडेटरी बिफोर और थिंग विच इज ओनली वन ऑफ अ काइंड इन द यूनिवर्स, उनके साथ भी लगता है जो पूरी यूनिवर्स में एक ही चीज़ है, वो तो मोस्ट यूनिक हुई फिर। मोस्ट यूनिक तो सुपर फ्लॉज कर रहा है, मोस्ट मतलब वो तो बहुत ज़्यादा यूनिक हुई फिर, है ना। एग्जाम्पल देखो, द मून इज शाइनिंग टू नाइट, मून एक ही है कि दो हैं? एक ही है, तो द आ गया। अर्थ एक ही है, साथ में द आ गया। सन एक है तो द आ गया। और उसके बाद जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जुडिशरी इज कंपोज्ड ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ 7 मेंबर्स, ऐसे ऐसे आगे पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, पर जुडिशरी तो एक ही है ना, इसलिए उसके साथ क्या है? द आया है। सुप्रीम कोर्ट एक ही है कि दो हैं?
मतलब जुडिशरी हमारी एक ही है, ठीक है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब आते रहेंगे। उसके बाद है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, द वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर फॉलोइंग नाउन्स। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके बाद हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। नेम ऑफ अ सिटीज, सिटीज के नाम होंगे वहाँ हम नहीं करेंगे। नेम ऑफ अ कंट्री, कंट्री के नाम होंगे हम द यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही कंट्री का नाम एब्रीवेटेड फॉर्म में है, जैसे हमने पीछे देखा यूएसए यूके में, तब हम करेंगे। लेकिन अगर पूरा लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये वगैरह, फिर हम यूज नहीं करेंगे। कॉन्टिनेंट्स, पीछे क्या देखा था हमने, ओशियन, वहाँ पे हमने यूज़ किया था। लेकिन जो कॉन्टिनेंट्स होंगे हमारे, वहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। स्ट्रीट्स के साथ नहीं करेंगे, सिंगुलर लेक एंड वे के साथ, माउंटेन पीक के साथ, सिंगल आइलैंड, मतलब कुछ लैंग्वेजेस के साथ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, सभी लैंग्वेजेस के साथ नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स के साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये जो लैंग्वेज वाला केस है ना, यहाँ आएगा कि अगर वो पॉपुलेशन की बात करते हुए लैंग्वेज के बारे में बता रहा है, तब द का यूज़ होगा, ऐसे द का यूज़ नहीं होगा। और नॉर्मल केस में भी द का यूज़ कर सकते हैं जब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है किसी चीज़ को लेके। ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक, ब्रेकफास्ट लाइट होना चाहिए, बट द ब्रेकफास्ट आई हैड दिस मॉर्निंग वॉज हैवी, लेकिन जो मैंने सुबह खाया वो हैवी था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की तो इसके साथ क्या आ गया, द आ गया, ठीक है। कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। हमारा 61 रूल है द प्लस एडजेक्टिव। जब भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे बिफोर एन एडजेक्टिव, तो वो क्या डिसाइड करेगा, ग्रुप की बात करेगा वो, ठीक है। अगर हमने द का यूज़ किया तो वो ग्रुप की बात करेगा। जब हम कब यूज़ करेंगे, बिफोर एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, ठीक है, पहले। इधर पहले किया हुआ ना एग्जाम्पल में, पुअर से पहले, एडजेक्टिव से पहले यूज कर दिया द का, तो ये पूरे ग्रुप की बात बता रहा। पुअर पीपल, मतलब पुअर पीपल एक तो नहीं होगा, वो पूरे होल ग्रुप की बात कर। द नीडी, द नीडी मतलब नीडी पीपल, मतलब जितने भी जरूरतमंद लोग हैं। द ब्रेव का ब्रेव पीपल, द रिच का रिच पीपल। कुछ भी नहीं है इस रूल में, सिर्फ इतना याद रखो, जब भी, मतलब जब भी होल ग्रुप की बात हो रही है तो द आएगा एडजेक्टिव के साथ। द तब भी आएगा जब ग्रुप की बात हो रही, जब ग्रुप की बात नहीं हो रही तब एडजेक्टिव से पहले द नहीं आएगा। आगे है रूल ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का रूल देखना है। अ स्मॉल क्वेश्चन इज एडेड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। एक छोटा सा क्वेश्चन, स्टेटमेंट की एक स्टेटमेंट दी होगी, उसके एंड में एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर दिया होगा, इसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्वेश्चन टैग किसके लिए होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए होता है, ठीक है। और वो हमेशा क्या बनती है, नेगेटिव बन जाती है। जैसे पॉजिटिव में सेंटेंस ही है, क्वेश्चन वर्क में वो, मतलब पूरी स्टेटमेंट जो दी है वो पॉजिटिव होगी, लास्ट में जो थोड़े से 2-3 वर्ड क्वेश्चन टैग के होंगे वो नेगेटिव कर दिए होंगे। फिर उल्टा होता है, जब नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो वो क्वेश्चन मार्क पॉजिटिव हो जाता है। समझते हैं एग्जाम्पल से। ही हैज़ वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट, हैज़ नॉट ही, पहले पॉजिटिव आया कि उन्होंने बहुत मेहनत की प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन बाद में हैज़ नॉट ही, क्या उन्होंने नहीं की, मतलब फिर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव क्वेश्चन टैग आ गया पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए। समझ आया। अगला भी सेम है, ही हैज़ नॉट वर्क हार्ड ऑन दिस सब्जेक्ट। पहला है कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, मेहनत नहीं की। फिर आया एज ही, क्या की उन्होंने, पहले नेगेटिव आ गया फिर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आया किसके लिए, नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए। ये उल्टा होता है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव है क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। यूज ऑफ अ प्रपोजिशन इन ऑन एंड एट। इन किसको रेफर करता है, टाउन, सिटी, कंट्री, ठीक है, वाइडर सेंस में। इन दिल्ली, इन दिल्ली मतलब पूरी दिल्ली। दुबई मतलब पूरी दुबई। साउथ अरेबिया मतलब साउथ पूरा, ठीक है। इन किसे करता है, वाइडर सेंस में बात करता है। और जो एट है वो एज कंपेयर टू, इन स्मॉलर सेंस में बात करता है। एट रोहिणी इन दिल्ली, एट लक्ष्मी नगर। इनने तो साउथ अरेबिया दुबई की भी बात की, पर ऐट ने इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं की। ऐट ने सिर्फ दिल्ली और लक्ष्मी नगर, सरोजनी नगर, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों की बात की, ठीक है। कंसेप्ट क्या है इसका, प्रपोजिशन इन इम्प्लाई होती है एरिया और वॉल्यूम पर, ठीक है। और ऑन इम्प्लाई होती है सरफेस पर और एट इम्प्लाई होती है पॉइंट पे। एग्जाम्पल देखो,
टाइम के साथ क्या आया, एट आया। डे के साथ ऑन आया। डेट के साथ इन आया। 15 अगस्त वही ऑन आएगा, मतलब जब करेक्ट बताया है ना तब। 1947 के साथ इन आ गया। अब अप्रैल के साथ भी इन आ गया। नाइट के साथ एट आ गया। द मॉर्निंग के साथ इन आ गया। अब इन्हें इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ से, देर इज अ मीटिंग एट 2:30 दिस, वो दिस कहाँ गया, दिस आफ्टरनून। ठीक है, एट आया क्योंकि 2:30 पे है। माई बर्थडे इज ऑन 30 अगस्त। डेट के साथ क्या आ गया, ऑन आ गया। आई स्टार्टेड वर्किंग हेयर इन 2009। ईयर आया, सिर्फ ईयर आया तो इन लगा। डेट आई तो ऑन लगा। टाइम आया तो एट लगा। अब फिर से मंथ आ गया, मंथ के साथ भी इन लगेगा। वी आर गोइंग टू इटली in April. There are certain words which we don't use any preposition. कुछ words हैं जहाँ पे कोई preposition लगती है। यहाँ लग गया ना, in, at, on, the, sorry, in an बोल रही हूँ, in, at, on। पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ प्रपोजिशन नहीं लगती है। वो वर्ड हैं लास्ट मंडे, कमिंग मंडे, टुडे, टुमारो, येस्टरडे। ये ऐसे वर्ड जहाँ पे ये वर्ड यूज़ नहीं होंगे। आई एम हैविंग डिनर विद राइकल टुमारो नाइट। यहाँ पे आया कि एट टुमारो या क्या टुमारो, यहाँ पे सीधा टुमारो आ गया। ठीक है, आई सा हर येस्टरडे आफ्टरनून। यहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। ये है यूज़ ऑफ अ कंजंक्शन लेस्ट। लेस्ट मीन्स, लेस्ट का मतलब क्या होता है, अदरवाइज। ठीक है, लेस्ट को हमेशा फॉलो कौन किससे होती है, शुड से। ठीक है, नो हेल्पिंग वर्ब एट ऑल। यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। जैसे कि वर्क हार्ड यू वुड फेल, ये तो गलत हो जाएगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, वर्ब लगेगी शुड। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। यू शुड आया, वो भी करेक्ट हो गया। जो वर्ब नहीं लगी तब भी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ऑफ अनटिल एंड अनलेस। अनटिल होता है टाइम ओरिएंटेड और अनलेस होता है एक्शन ओरिएंटेड। एग्जाम्पल देखो, वेट फॉर मी अनटिल सनसेट। ठीक है, मेरे लिए वेट करो जब तक, ये क्या बता रहा है, टाइम ओरिएंटेड बता रहा है कि जब तक सनसेट, टाइम बता रहा है ना, सन किसी टाइम पे ही सेट होगा। ठीक है, रेफरिंग टाइम। और अनलेस किसको बताता है, एक्शन को बताता है। एरर में क्या दे देगा, टाइम वाला एक्शन में कर देगा या एक्शन वाला टाइम में कर देगा, तो वहाँ आपको चेंज करना है। अनलेस द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द टैक्स पेयर बेस विल नॉट इंक्रीज। जब तक मतलब ये गवर्नमेंट टैक्स कम नहीं करेगी तब तक टैक्स पेयर बेस नहीं बढ़ेगा। तो ये केस को रेफर कर रहा है, एक्शन बता रहा है ये। ठीक है, अनलेस एक्शन को बताता है। यूज ऑफ प्रॉपर प्रपोजिशन। प्रॉपर प्रपोजिशन का यूज होगा, इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज एग्जैक्ट प्रपोजिशन आफ्टर द वर्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, सुपीरियर टू, ये तो मैंने बताया आपको, सुपीरियर के साथ IOR के वाले के साथ टू ही आएगा। ओल्डर के साथ देन आया, और डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन आई, बेटर के साथ देन आया। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, द वर्ड सुपीरियर इज फॉलोड बाय अ प्रपोजिशन टू। सुपीरियर के साथ टू प्रपोजिशन आई और ओल्डर के साथ देन आई। सेकंड वाले में डिफरेंट के साथ फ्रॉम आई, बेटर के साथ देन प्रपोजिशन आई। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान रखना है कि कौन किसके साथ, मतलब बाद में कौन सी वर्ब का प्रपोजिशन का यूज़ होगा वर्ड के साथ। ठीक है, इसलिए इसे अच्छे से ध्यान से एक बार लिख के रिवाइज कीजिएगा। यूज ऑफ अ वर्ड पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स का वर्ड भी कभी कभी वो पूछते हैं, तब क्या करोगे, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड एज अ फील्ड और अ सब्जेक्ट। तब हम सिंगुलर यूज कर, एज अ सिंगुलर यूज करते हैं उसे, वर्ब को। समझे, मतलब कि जब पॉलिटिक्स की बात हम एक फील्ड या सब्जेक्ट में करेंगे तब सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जब पॉलिटिक्स की बात हम
बिलीव्स में करेंगे, जो चीज़ें माइंड में है हमारी उनसे करेंगे, तब प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स इज़ वेरी डर्टी गेम, ये फील्ड की है ना, एक फील्ड है पॉलिटिक्स जो बहुत डर्टी गेम लगती है कुछ लोगों को, कुछ जिनको पैसा मिलता है उनको अच्छी लगती है, जिनको नहीं मिलता है, मतलब जो ऑब्वियस है, जो अब हमारा कोई यूज़ करेगा तो हमें अच्छी कैसे ही लगेगी कोई चीज़। तो इज आएगा, इज क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई, ठीक है, क्योंकि फील्ड की बात कर रहे हैं। और हिज पॉलिटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइन, आर क्या है, देखो जैसे अभी पॉलिटिक्स, अगर वो बिलीफ की बात कर रही है तब प्लूरल आएगी। हिज पॉलिटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइन, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, अलग है मेरे से। तो क्या आप दोनों की आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि आप दोनों की आइडियोलॉजी क्या है, अलग है, दोनों की पॉलिटिकल बिलीफ्स क्या है, अलग हैं। तो यहाँ किसका यूज हुआ है, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। अभी हम इन वर्ड्स के देखेंगे यूजेस ऑफ टू, एज वेल एंड ऑल्सो को, ठीक है। जैसे कि जब भी हम, इट इज़ टू बी नोटेड दैट ऑल्सो कभी भी यूज़ नहीं हो सकता एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस के एंड में कभी भी ऑल्सो यूज़ नहीं होगा, लेकिन टू यूज़ हो सकता है एज वेल एज, ठीक है, समझ रही हो, मतलब टू और एज वेल एज यूज हो सकता है सेंटेंस के एंड में, पर ऑल्सो यूज नहीं हो सकता। एग्जाम्पल है, आई हैव ब्रॉट अ बैग टू, ठीक है, टू यूज हुआ करेक्ट, एज वेल यूज हुआ करेक्ट, लेकिन ऑल्सो यूज हुआ, ऑल्सो सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा ही नहीं। आई ऐसा हो सकता है, आई हैव ऑल्सो ब्रॉट अ बैग, ठीक है, मैंने भी बैग क्या किया, खरीदा, ये वाला करेक्ट है। अभी 69 वाला है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये वो होता है जब हम प्रेयर एक्सप्रेस करते हैं, विश, कर्स, ठीक है, ये सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट विद मे एंड विश, ये ऐसे होता है ना, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसा होता है, विशिंग यू अ वेरी हैप्पीएस्ट बर्थडे, ये सब जो बोलते हैं। और कभी कभी मे क्या रह जाता है, हिडन रह जाता है, कभी कभी मे लिखते नहीं है पर मीनिंग वो वही देता है। और इस केस में क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमारी वर्ब फर्स्ट ही यूज होती है। एग्जाम्पल देखो, मे गॉड ब्लेस यू, वर्ब फर्स्ट यूज हुई मे के साथ। लॉन्ग लीव द किंग, ठीक है, लॉन्ग से पहले मतलब मे नहीं लिखा है, पर ऐसे होता है मे यू लीव लॉन्ग, ऐसा कुछ। तो लीव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, विश यू हैप्पी जर्नी टुगेदर, तो विश क्या आ गया, मतलब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ गया, और विश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ गया। 70 वाला रूल है हमारा, कुछ वर्ड्स, बिलोंगिंगनेस, सेविंग्स, कंग्रेचुलेशन, सीजर, प्रोसीडिंग, सराउंडिंग, रिगार्ड, प्लायर्स, टंग्स एंड आगे वाले जितने भी हैं, इन सबको क्या कंसीडर किया जाता है, प्लूरल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो फिर क्या किया जाएगा, प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी प्लूरल के साथ। जैसे ही रिगार्ड्स, रिगार्ड्स तो लिखा है, अब ये मत बोला रिगार्ड होगा या रिगार्ड्स होगा, इन वर्ड्स के साथ वर ही प्लूरल वर्ब आएगी, वर ही नहीं आएगी, मतलब रिगार्ड वाले के साथ। हिज रिगार्ड्स वर कन्वेड टू हिज पेरेंट्स, हिज बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आई है। सीजर्स आर फॉर कटिंग पेपर्स, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। यूअर क्लोथ्स आर डर्टी, तो इधर भी प्लूरल वर्ब का यूज हुआ, ठीक है, इतना समझ आ गया कि ये सारे क्या हैं, ये सारे प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं वर्ड, इसलिए प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब ही आएगी। अगले वाले कुछ वर्ड्स हैं, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ज्वेलरी, लगेज, मशीनरी, ये सब कभी भी प्लूरल होंगे ही नहीं। क्यों प्लूरल नहीं होंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अब इक्विपमेंट कितने हम गिन सकते हैं, फर्नीचर गिन सकते हैं, इन्हें हम कभी गिन ही नहीं सकते, ये ऐसी चीज़ें हैं। तो इसलिए ही हेयर गिन सकते हो अपने, तो ये अनकाउंटेबल थिंग्स हैं, इसलिए इनके साथ क्या यूज़ होगा, इनके साथ मतलब प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं होगी इनकी। वर्ब नहीं बोला मैंने, प्लूरल फॉर्म बोला इनकी। जैसे हिज लगेजेस वाज बुक्ड, गलत हुआ, हिज लगेज वाज बुक्ड। लगेज क्या है हमारा, मतलब ये ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल है, ठीक है, इसलिए ये प्लूरल फॉर्म में
एग्जिस्ट नहीं करेगा, लगेजेस नहीं आएगा, फर्नीचर सेट्स नहीं आएगा, फर्नीचर सेट आएगा, बिकॉज दिस इज नॉट एग्जिस्ट इन अ प्लूरल फॉर्म। अगला है हमारा यूजेस ऑफ अ वर्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी का वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? व्हेन द वर्ड क्वांटिटी इज यूज इन द सेंटेंस वी कैनॉट यूज लिटिल फ्यू एक्स्ट्रा विद इट। जब क्वांटिटी लिख दिया तब क्या करना है? ना लिटिल लिखना है ना फ्यू लिखना है, ठीक है। वी कैन ओनली यूज स्मॉल विद इट, तब हम सिर्फ स्मॉल का यूज कर सकते हैं। जैसे लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड, रॉन्ग। फ्यू क्वांटिटी, सम क्वांटिटी, विच क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी, मतलब जो क्वांटिटी वाली हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो नहीं आएंगी, यूज़ नहीं होंगी। जब हमने क्वांटिटी लिख दिया तो फिर हमें फ्यू या लिटिल लिखने की ज़रूरत ही क्या है? स्मॉल आता है इसके साथ। क्या था? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड, मतलब थोड़ी मात्रा में जो खाना था वो वेस्ट हो गया था। अगला है यूज ऑफ फ्यूअर एंड लेस। फ्यूअर इज यूज विद अ काउंटेबल सब्जेक्ट, ये काउंटेबल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और लेस अनकाउंटेबल के साथ। अब समझते हैं कैसे। नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द वर्क, ये इनकरेक्ट कैसे है? क्योंकि लेस किसके साथ यूज होगा? अनकाउंटेबल। पर इधर तो उन्होंने गिन दिए कि 50 हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं, तो लेस नहीं आएगा, फ्यूअर आएगा, ठीक है। नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द वर्क। अब पता है फ्यूअर किसके साथ आता है? काउंटेबल सब्जेक्ट है 50 स्टूडेंट, तो ये करेक्ट है। देयर इज नो फ्यूअर देन 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन द बेसल्स, नो फ्यूअर देन 5 लीटर्स, ठीक है। तो ये काउंट कर सकते हो, पानी को काउंट कर सकते हो? पानी तो अनकाउंटेबल है ना, 5 लीटर है, मतलब क्वांटिटी तो पता है उसकी कितनी है, पर उसे काउंट कैसे करोगे? तो उसे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए नो लेस देन का यूज करेंगे, ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ। अगला है हमारा वन ऑफ द, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ। ये हमेशा क्या यूज लेते हैं अपने साथ? प्लूरल नाउन लेते हैं। जैसे वन ऑफ अ स्टूडेंट, ये नाउन क्या है? सिंगुलर, स्टूडेंट एक सिंगुलर नाउन है, ये नहीं लेंगे। वन ऑफ अ स्टूडेंट्स, ये प्लूरल नाउन बना, हाँ ये प्लूरल नाउन को अपने साथ ले लेंगे। अ पर्सन कैन टर्न ऑन आइदर ऑफ अ लाइट बल्ब, लाइट बल्ब तो सिंगुलर में आया। वन ऑफ द, आइदर ऑफ द, ईच ऑफ द, नाइदर ऑफ द, ये चार चीजें याद रखना, ये हमेशा अपने साथ क्या लेंगे? प्लूरल नाउन। तो इधर लाइट बल्ब्स आएगा, ठीक है। लास्ट रूल है हमारा, देयर आर सर्टन वर्ड्स विच आर नेवर फॉलो बाय नाउन, कुछ वर्ड जो नाउन कभी भी फॉलो नहीं करता है। asleep, due, ready, enable, like, where, glad, sorry, well, alone, ill, sure, worth, extra, ठीक है। we were unable to contact him at a time, the army is said to be ready for the action, ठीक है। कुछ वर्ड्स क्या होते हैं जो कभी भी नाउन से फॉलो नहीं की जाती हैं। आई एम ग्लैड टू नो दैट अ पार्सल अराइव्ड सेफली, कि पार्सल सेफली पहुंच गया, जो कि आजकल पहुंच नहीं रहे हैं। हर जगह बारिशें चल रही हैं, बाढ़ आ रही हैं, जिस वजह से पार्सल्स भी नहीं पहुंच रहे हैं। पर कोई बात नहीं, पार्सल ना पहुंचे पर लोगों की लाइफ्स जो हैं वो सेव हो जाए। ही लाइक्स विंग अलोन इन द हाउस, ठीक है, उन्हें, उसे क्या पसंद है? घर पे अकेला रहना। ही हैज प्रूव्ड हिज वर्थ टू द टीम, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ नाउन नहीं लगता, ये हमारा लास्ट रूल है। ये निशा मैम के रूल्स 120 रूल्स को, ठीक है, हमने एक ऐसा वर्जन दिया है 75 रूल्स का, उसे थोड़ा कम में किया है हमने, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी रिवाइज भी करना है, और जल्दी जल्दी जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम हैं, एसएससी, सीजीएल, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए हमें प्रिपेयर भी करना है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को कवर करो, इसलिए इसे 75 रूल्स में बनाया गया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक। ओके, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और हम OWS आइडम्स ये सारी क्लासेस कर चुके हैं, अगर आपको ये सारी क्लासेस देखनी हो आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।